एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने देखी थी इस चैप्टर के कि कौन कौन से टाइप के क्लाइमेट्स होते हैं, सीजन वेदर क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होते हैं। तो आज हम क्लास 7 का चैप्टर 3 क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्लाइमेट। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स आपको पहले ही पता होंगे जब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट डिस्कस किए थे। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट डिस्कस किया था तो उससे आपको क्या पता लगता है कि एक टाइप क्या हो सकती है हमारी, कि ट्रॉपिक्स बहुत मैटर करते हैं हमारे, क्योंकि वो डायरेक्ट सनलाइट होती है। और फिर एक हमने पढ़ा था मॉनसून के बारे में, जस्ट प्रॉक्सिमिटी टू द सी। जो लैंड ज्यादा सी के पास था वहां पे आपको ह्यूमिडिटी ज्यादा देखने को मिल रही थी, रेनफॉल ज्यादा देखने को मिल रही थी। तो एक हमारा होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। एक हमारा लैटिट्यूड भी था जिसको आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भी ले सकते हैं कि लैटिट्यूड्स मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो जो जिस लैटिट्यूड में है जो लोकेशन वो भी मैटर करता है। एंड अगर आप रिवाइज करें तो हमने सबसे पहले जो एल्पाइन क्लाइमेट पढ़ा था वो क्या होता है, किसकी वजह से, ऑल्टीट्यूड की वजह से। ऑल्टीट्यूड क्या होती है, हाइट सी लेवल से। तो जो चीज जितनी हाइट पे आपको वहाँ पे ठंडा क्लाइमेट देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको पहले वाले जो हमने टाइप्स ऑफ क्लाइमेट देखे थे वो क्लियर है और आप कनेक्ट कर पा रहे हैं उसको, क्योंकि वो क्लियर होंगे तो ये वाले जो फैक्टर्स है वो आपको और अच्छे से इजी तरह समझ आ जाएंगे और आप कनेक्ट भी कर पाएंगे। तो हमने टाइप्स ऑफ क्लाइमेट की ट्रिक पढ़ी थी, सैट सेट, ठीक है। तो आई होप आपको याद है सारे, और अगर नहीं याद है तो प्लीज एक और बार रिवाइज कर लो, उसके बाद ये स्टार्ट करना। फिर क्या होता है ना कि कनेक्शन बैठ जाता है और आपको चीजें समझ आने लगती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्लाइमेट। डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स। हमने पता है डिफरेंट क्लाइमेट्स हमने पढ़े थे सारे टाइप्स के, बिकॉज मेनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस टेम्परेचर एंड रेनफॉल। अब ये भी है कि काफी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसी भी जगह के टेम्परेचर और रेनफॉल को। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं अभी हमने डिस्कस किए। वो ग्लोबल फैक्टर्स हो सकते हैं, रीजनल फैक्टर हो सकते हैं, लोकल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये तीनों फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये किसी भी लोकेशन के क्लाइमेट के टाइप को अफेक्ट करते हैं। अब इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वन फैक्टर इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड है आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड मीन्स द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। हमें पता है हमारी एक अर्थ है जो सेंटर की लाइन है, जो 0 डिग्री पे, हम उसको इक्वेटर बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 0 डिग्री, फिर यहाँ पे 10, 20, 30, 40, और फिर यहाँ तक ऐसे ऐसे करते करते यहाँ 90। सिमिलरली यहाँ पे 10, 20, 30, 40 ऐसे ऐसे करके 90 डिग्री यहाँ पे आता है। तो ये सारी जो हमारे क्या है, ये हमारी लैटिट्यूड है। तो जो जिस लैटिट्यूड में है वो अफेक्ट करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। क्योंकि जो लैटिट्यूड्स, लोअर लैटिट्यूड्स कौन से होते हैं, जो 0 डिग्री के पास होते हैं, जैसे कि 10, 20, तो ये क्या है, लोअर लैटिट्यूड्स। ये सन के ज्यादा पास होते हैं, डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करते हैं, तो यहाँ पे आपको ज्यादा वार्मर क्लाइमेट देखने को मिलेगा। और जो अपर लैटिट्यूड्स हैं, क्योंकि 90 डिग्री के पास है, जैसे कि 80, 70 जो ऊपर के पास है, उनको स्लैंटिंग सनरेज मिलती है और जो हीट होती है वो स्प्रेड कर जाती है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो इसलिए उनको क्या होता है, वहां पे आपको कोल्डर टेम्परेचर देखने को मिलता है। So latitude means the distance of a place from the equator. Distance increases as we move. जैसे ही हम ऊपर जाते हैं नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ, तो हमारा जो 0 डिग्री से डिस्टेंस है वो बढ़ता रहता है। अगर हम नॉर्थ जा रहे हैं, साउथ, तो 0 डिग्री से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो इफ क्या होता है, द इक्वेटर इज एट 0 डिग्री लैटिट्यूड। और अब देखेंगे क्या है लैटिट्यूड का इफेक्ट क्लाइमेट। प्लेसेस नियर इक्वेटर लो लैटिट्यूड हमें पता है, जैसे कि 0 के पास कौन सी है, 10, 20, लो लैटिट्यूड हम इनको कहते हैं। दीज प्लेसेस आर वार्म, ये वार्मर होती है क्योंकि सनरेज फॉल ऑलमोस्ट वर्टिकली और डायरेक्टली, डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करते हैं ये जगह। बिकॉज ऑफ डायरेक्ट रेज एनर्जी इज कंसेंट्रेटेड इन अ स्मॉलर एरियाज। क्योंकि डायरेक्ट रेज आ रही है तो आपकी जो एनर्जी है वो एक जगह कंसेंट्रेटेड हो जाती है और मोर हीट इज रिसीव, ज्यादा हीट रिसीव होती है। लास्ट क्लास में मैंने बीरबल की खिचड़ी का एग्जाम्पल दिया था, उसको फिर से रिवाइज करते हैं और इसको इससे भी कनेक्ट करते हैं ताकि एक ही आपकी स्टोरी से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर मैं बीरबल की खिचड़ी बनाती हूँ एक स्टोव पे, ठीक है, या नॉर्मल खिचड़ी बनाती हूँ और एकदम ही डायरेक्ट हीट पास कर रही हूँ, ठीक है, एक तो डिस्टेंस बहुत कम है और दूसरा डायरेक्ट हीट हो रही है, तो क्या है, सारी हीट यहाँ कंसंट्रेट हो जाएगी एक जगह पे और आपका जो भी आप खाना बना रहे हो जल्दी कुक हो जाए। सपोज अगर मैं बीरबल की टेक्निक इस्तेमाल करती कि अपना यूटेंसिल इतना दूर रखती और बहुत ज्यादा नीचे यहाँ पे फायर हीट लगा दी, तो क्या होता, पहले तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और डायरेक्ट हीट भी नहीं मिल पाई, क्योंकि कितना ज्यादा स्लैंटिंग बोलो या डिस्टेंस आ जाता है बीच में कि उसकी वजह से जो आपकी
खिचड़ी है उसको डायरेक्ट हीट ही नहीं मिल रही, तो वो क्या हो जाता है, हीट नहीं मिल रही तो आपको ठंडा क्लाइमेट देखने को मिलता है। बिकॉज ऑफ डायरेक्ट रेज एनर्जी इज कंसेंट्रेटेड इन अ स्मॉलर एरिया एंड मोर हीट इज रिसीव्ड। रिजल्ट क्या होता है, इसकी वजह से आपको हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है, जैसे कि कन्याकुमारी एंड निकोबार आइलैंड्स में आपको हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है। दीज प्लेसेस रिमेन वार्म और हॉट फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। ज्यादातर ये प्लेसेस वार्म रहती है क्योंकि ये कहाँ लैटिट्यूड के पास है, बिल्कुल भी आपके इक्वेटर के पास है। तो क्या होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है आपको, जो कि पूरे टाइम तक वार्म या फिर सनलाइट रिसीव करते हैं। अब जो प्लेसेस अवे हैं इक्वेटर से, जैसे कि हमारे हाई ऑल्टीट्यूड्स, एज वी मूव टुवर्ड्स पोल, जैसे हम पोल्स के पास जाते हैं हम इक्वेटर से दूर जाते हैं और उनको हम बोलते हैं हाई लैटिट्यूड्स। सो टेम्परेचर डिक्रीजेस। रीजन क्या है, सन रेज फॉल इन अ स्लैंटिंग और ऑब्लिक मैनर। आप इस डायग्राम में अगर देखेंगे तो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारे दो पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ, और ये हमारी इक्वेटर के पास वाला रीजन है जो कि पूरा 0 डिग्री, इसको आप इक्वेटर बोल सकते हैं। और ये 0, ये 10, 20, 30 ऐसे सो ऑन करके 90 डिग्री तक, यहाँ पे भी 10, 20, 30, 40 ऐसे ही सो ऑन। तो अब डायरेक्ट और स्लैंडिंग सनरेज का क्या मतलब है, अगर आप देखें सपोज यहाँ पे सन है आपका, ठीक है, तो यहाँ से ये वाली जो सनरेज है वो आपको डायरेक्टली रिसीव हो रही है। तो इस पार्ट में जो इक्वेटर के पास वाला एरिया है उस पार्ट को तो डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है, और जो उसके इक्वेटर के अबव क्या लाइट पोल्स के पास है उनको स्लैंटिंग सनलाइट मिल रही है। अब एक ना लाइन ड्रॉ करते हैं बिल्कुल ही स्ट्रेट, सपोज दिस इज द लाइन, ठीक है। तो अब आपको क्या हो रहा है कि ये वाला जो एरिया है उसको डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है, पर ये वाला जो एरिया है उसको अर्थ के सरफेस से इतना एक्स्ट्रा एरिया कवर करना पड़ रहा है, ये जो बीच में एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है, तो क्या होता है इधर से, इसकी वजह से एक तो आपका डिस्टेंस बढ़ जाता है कि अर्थ के सरफेस तक हीट पहुंचने का डिस्टेंस बढ़ गया। यहाँ पे देखो बिल्कुल ही गैप नहीं है तो डायरेक्ट पहुंच गई, पर यहाँ पे सनराइज पहुंचने के लिए अर्थ को इतना ट्रैवल करना पड़ेगा, तो उससे क्या होता है एक तो आपका डिस्टेंस हो जाता है और आपकी जो हीट होती है स्प्रेड कर जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, एक तो पोल्स है, तो वहाँ पे जो एटमोसफेयर है वहाँ पे आपको कैसे डेंस एयर देखने को मिलती है, उसकी वजह से क्या होते हैं वहाँ पे एयर के पार्टिकल्स थोड़े से ज्यादा नहीं होते, तो क्या होती है आपकी जो हीट होती है वो स्कैटर कर जाती है, एक दूसरे को हीट जल्दी जल्दी पास नहीं होती, तो इसलिए वहां पे आपको टेम्परेचर लेस देखने को मिलता है। तो देखो डायरेक्ट सनलाइट है यहाँ पे और यहाँ पे स्लैंटिंग है, ठीक है। तो एट द इक्वेटर एक्सपोजर टू द सन रेज इज कंसेंट्रेटेड, यहाँ पे कंसेंट्रेटेड है, बट नियर द पोल्स इट इज डिस्पर्स्ड ओवर अ वाइड एरिया। यहाँ पे क्या हो जाती है, ये वाइड एरिया पे डिस्पर्स कर जाती है, फैल जाती है आपकी लाइट, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हमें पता है एज वी मूव टुवर्ड्स पोल टेम्परेचर डिक्रीजेस। रीजन क्या है, सन रेज फॉल इन स्लैंटिंग और ऑब्लिक मैनर। बिकॉज ऑफ स्लैंटिंग रेज एनर्जी स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया एंड लेस हीट इज रिसीव्ड। क्योंकि ऑब्लिक है तो इससे जो आपकी सन रेज होती है, जो एनर्जी है सन रेज से, वो बहुत ज्यादा लार्ज एरिया में स्प्रेड कर जाती है, उसकी वजह से आपको लेस हीट मिलती है, जिसकी वजह से आपको कूलर क्लाइमेट देखने को मिलता है। और एक एक्स्ट्रा रीजन है आपका एटमॉस्फेयर, क्योंकि हमने एटमॉस्फेयर इतना पढ़ा है तो हमें पता है कि इन पोलर रीजन सनरेज ऑल्सो पास थ्रू मोर एटमॉस्फेयर। जो पोलर रीजन है वहां पे ज्यादा एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है आपको, दिस मीन्स सम एनर्जी गेट स्कैटर्ड और रिड्यूस, सो इवन लेस हीट रीचेस अर्थ सरफेस। अगर हम अर्थ का सरफेस देखें तो वो सर्कल है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको ये ड्रॉ की, तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर बहुत कम है और इन कंपेरिजन टू इस वाले एरिया में, ठीक है, ये देखो अर्थ, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो कम है, और सपोज ये हम सेंटर लाइन लेके चलते हैं, यहाँ पे सोचो कितना ज्यादा एटमॉस्फेयर है आपका, मैं एटमॉस्फेयर लेयर ही तो होती है ना। अब यहाँ वाले एरिया पे कितना है, अगर सनराइज यहाँ से आ रही है तो यहाँ पे कम है और इस वाले एरिया में ज्यादा एटमॉस्फेयर, तो आपकी जो हीट एनर्जी है वो स्कैटर कर जाती है, ठीक है। Some energy gets scattered or reduced, while so even less heat reaches our surface. तो रिजल्ट क्या आता है, अगर लेस हीट मिल रही है तो कोल्डर रीजन। अब आप देखेंगे कि वाई इक्वेटर इज हॉटर देन पोल्स। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद भी कर सकते हैं कि इक्वेटर क्यों हॉटर है, क्योंकि इक्वेटर सनलाइट डायरेक्ट पास करते हैं तो डायरेक्ट एनर्जी मिलती है आपको, और वहीं जो आपके पोल्स पे एक तो एटमॉस्फेयर की वजह से ज्यादा एटमॉस्फेयर है वहां पे आपका, तो ये सनलाइट स्कैटर कर जाती है, और दूसरी स्लैंटिंग सनरेज है वहां पे, जिसकी वजह से भी आपको डायरेक्ट हीट नहीं मिल पाती, तो हीट कंसेंट्रेट नहीं हो पाती, लेस हीट एनर्जी मिलती है। सो इक्वेटर पे आप लिख सकते हैं कि रेस डायरेक्ट है आपके पास, और स्मॉल एरिया होता है जो कवर हो रहा होता है तो जल्दी हीट हो जाता है,
और मोर हीट मिलती है आपको। वहीं पोल्स पे स्लैंटिंग सनरेज है और लार्ज एरिया को हीट करना होता है उसको, जिसकी वजह से आपको लेस हीट मिलती है। यही सेम डायग्राम यूज करके आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं। यहाँ पे लार्ज एरिया आ जाता है, यहाँ पे स्मॉल एरिया और यहाँ पे लार्ज एरिया, तो उसकी वजह से भी आपकी हीट एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा स्कैटर हो जाती है। अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल है तो सदर्न इंडिया जो हमारा है वो हमारे इक्वेटर के पास है, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, जैसे जैसे कन्याकुमारी, निकोबार आइलैंड्स, वहाँ का क्लाइमेट आपको वार्म एंड हॉट देखते हैं मोस्ट ऑफ द एरिया। वहीं जो हमारा नदर्न इंडिया जो इक्वेटर से दूर है, वहाँ पे आपको जैसे कि श्रीनगर, ऐसे जगहों का क्लाइमेट कैसा दिखेगा, मच कूलर। आई होप आपको अभी तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका। अगर कोई डाउट है तो प्लीज वीडियो को थोड़ा सा बैक करो और समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसकी वजह से। और अब तो आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आते ज्यादा कि बताइए क्यों, तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बना के चलने होंगे। लेट्स क्विकली रिकॉल हमने क्या पढ़ा। तो लो लैटिट्यूड मतलब हॉटर क्लोजर टू इक्वेटर, एंड हाई लैटिट्यूड मतलब कोल्डर क्लोजर टू पोल्स। आप ऐसे अपनी शॉर्ट वन वर्ड ट्रिक बना लिया को, लो हॉट, जो लो है वो हॉट है, और जो हाई है जो जो ऑल्टीट्यूड वाले से याद रखो, ये ऑल्टीट्यूड वाला जितना हाई होता है उतना कोल्ड होता है, तो उसको कनेक्शन यहाँ पे यूज करो। तो लो लैटिट्यूड मतलब आपका हॉट एंड हाई ऑल्टीट्यूड मतलब कोल्ड। तो अब हम एक फ्लो चार्ट की वजह से रिवाइज करते हैं क्या है। लैटिट्यूड चेंजेस, एंगल ऑफ सनराइज चेंजेस, अमाउंट ऑफ हीट रिसीव चेंजेस, ये तीनों की वजह से, इनमें जो चेंज आता है उसकी वजह से आपको क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, अब देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन सब कुछ रिवाइज करने के लिए। व्हाट इज लैटिट्यूड? लैटिट्यूड इज द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। व्हाट आर व्हाई आर प्लेसेस नियर द इक्वेटर हॉटर? दे रिसीव डायरेक्ट सन रेज। व्हाई आर पोलर रीजन्स कोल्डर? दे रिसीव स्लैंटिंग सन रेज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। विच इज फॉर्मर, लो लैटिट्यूड और हाई लैटिट्यूड? बताइए क्या बड़ा होगा। लो लैटिट्यूड्स रीजन आर फॉर्मर। ऑल्टीट्यूड क्या है? अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है अब क्लाइमेट चेंज के लिए ऑल्टीट्यूड। अभी तक हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ऑल्टीट्यूड। आई थिंक ऑल्टीट्यूड के बारे में आपको पहले से ही आइडिया होगा कि जितना हाइट पे है जो भी लोकेशन सी लेवल से, वहां पे आपको ज्यादा कोल्डर क्लाइमेट देखने को मिलेगा, और जो नीचे है सी लेवल पे यहाँ पर आपको ज्यादा हॉटर क्लाइमेट देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑल्टीट्यूड मीन्स द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव सी लेवल। कोई जगह सी लेवल से कितना ज्यादा हाइट पे है उसी को हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं। हायर प्लेसेस आर यूजुअली कूलर देन लोअर प्लेसेस। हायर प्लेसेस में अक्सर आपको ज्यादा ठंडा क्लाइमेट देखने को मिलता है देन लोअर प्लेसेस। वाई आर हिल स्टेशन कूल? अब हिल स्टेशन पे हाइट वाले इलाके में होती है तो वो कूल क्यों होती है? एक तो रीजन है आपको ऑल्टीट्यूड। मेनी हिल स्टेशन इन इंडिया आर फेमस फॉर प्लेजेंट वेदर। तो वो कौन कौन से? जैसे दार्जिलिंग में उदकमंडलम, जिसको आप ऊटी भी कहते हैं, मुन्नार, शिमला, तो ये एग्जांपल्स भी आप दे सकते हैं। नैनीताल, दार्जिलिंग, शिलोंग, ऊटी, मुन्नार, शिमला, ये आप अगर हिल स्टेशन के एग्जांपल्स आते हैं तो इनको जरूर मेंशन करना। दीज प्लेसेस आर लोकेटेड एट हाई ऑल्टीट्यूड, सो इवन इफ नियर बाय प्लेस आर हॉट, हिल स्टेशन रिमेन्स वो। भले ही इनके आसपास का जो इलाका है, आपको पता है ये कहाँ है, हिमाचल रीजन, उसके बाद शिवालिक स्टार्ट हो जाता है, वो थोड़ा सा लोअर रीजन आ जाता है, उसके बाद आपके गैंगेटिक प्लेन स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है, प्लेन्स का जो टेम्परेचर होता है वो तो ज्यादा हॉट होता है। तो भले ही आसपास की जगह हॉट है, लेकिन क्या होता है, ये ठंडे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा हाइट पे प्रेजेंट है, और हाइट मैटर करती है आपके टेम्परेचर चेंज में। तो आप समझते हैं कि टेम्परेचर और ऑल्टीट्यूड का जो हम ये कह रहे हैं कि ज्यादा हाइट पे जाओगे तो आपको ठंडा क्लाइमेट देखने को मिलेगा, कम हाइट पे आओगे तो गर्म क्लाइमेट देखने को मिलेगा, तो इसका रीजन क्या है वो समझते हैं। एज ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस, हमें पता है ये बात। तो सिंपल रूल आपको याद रखना है कि जैसे ही हायर ऑल्टीट्यूड पे आप जाएंगे आपको लो टेम्परेचर देखने को मिलेगा, और लोअर ऑल्टीट्यूड पे हायर टेम्परेचर देखने को मिलेगा। वाई डज टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट? क्यों कम हो जाता है हाइट के साथ टेम्परेचर? हमने पढ़ा था ये वाला जब हम अंडरस्टैंडिंग द वेदर चैप्टर पढ़ रहे थे कि एयर बिकम्स लेस डेंस। आपको पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है हमारे पास कम है उस समय, तो यहाँ पे जो एयर है वो लेस डेंस है, वहीं सी लेवल के पास ज्यादा एयर है और यहाँ पे ज्यादा है एयर। तो एज ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। यहाँ पे कम एयर है तो कम एयर प्रेशर लगाएगी आपके पास, तो एयर बिकम्स लेस डेंस। लेस डेंस एयर होल्ड्स लेस हीट। अब आपके पास लेस डेंस एयर है तो वो क्या करेगी, हीट भी कम होल्ड करेगी, तो इसकी वजह से आपको कूलर टेम्परेचर देखने को मिलेगा। और वहीं जो आपका अर्थ सरफेस हीट द एयर, जो अर्थ के सरफेस के पास है, जो यहाँ पे है, आपको पता है अर्थ का सरफेस सैंड से बना होता है, या फिर आप कह लो मिट्टी बनी होती है। तो आपको पता है मिट्टी क्या होती है, जल्दी गर्म हो जाती है, तो उसकी वजह से उसके ऊपर की जो भी हवा होगी, जो भी सरफेस के ऊपर की यहाँ की हवा होगी, ये भी हीट इससे लेके जल्दी गर्म हो जाएगी। तो द सन मेनली हीट्स अर्थ सरफेस फर्स्ट, पहले अर्थ का सरफेस हीट होता है, देन द हीटेड सरफेस वार्म्स नियर बाय एयर, वो अपनी आसपास की हवा को गर्म करती है,
दिस मीन्स एयर क्लोज टू द अर्थ इज वार्मर एंड एयर फाइदर फ्रॉम द सर्फेस इज कूलर। तो जो आपकी यहाँ पे अर्थ के सरफेस के पास की है वो जल्दी गर्म हो जाएगी रेदर देन जो यहाँ पे, ठीक है, हमारा सरफेस जल्दी गर्म हो जाता है और जो पास में होगा उसको ज्यादा हीट मिलेगी। बीबल की खिचड़ी की तरह यहाँ वाली को तो कम हीट मिलेगी, तो ये मैटर करता है आपको। सो एज वी मूव अपवर्ड डिस्टेंस फ्रॉम वार्मर सरफेस इंक्रीज, जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारा जो डिस्टेंस होता है सी लेवल से या फिर अर्थ सरफेस से वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें लोअर टेम्परेचर देखने को मिलता है। अब देखिए हिमालय एंड स्नो का एग्जाम्पल देंगे आप, तो द हिमालय आर एक्सट्रीमली हाई, वो बहुत ज्यादा हाइट पे लोकेटेड है। मेनी पीक्स रिमेन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, काफी पीक्स का पॉइंट तो आपको बिलो फ्रीजिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। आपके एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, तो आप 0 डिग्री सेल्सियस लिखे आएंगे। और अगर एक्स्ट्रा नॉलेज के आपको पता भी होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। Because the temperature stays below 0 डिग्री सेल्सियस, snow doesn't melt easily, peak remains snow cover। तो एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं क्यों हिमालय के पीक्स पे आप थ्रू आउट स्नो देखते हैं, तो आप लिख सकते हैं क्योंकि वो हाई ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड है। सेकंड, वहां का जो टेम्परेचर वो हमेशा 0 डिग्री के आसपास रहता है या फिर उससे भी कम चला जाता है, तो स्नो डजंट मेल्ट इजली, इतनी ठंड में तो स्नो मेल्ट करेगी नहीं, तो पीक्स रिमेन स्नो कवर्ड। अब आपकी बुक में क्वेश्चन है, लेट्स एक्सप्लोर उदगमंडलम, ऊटी एंड कोयम्बतूर आर ऑलमोस्ट एट द सेम लैटिट्यूड। अभी हमने पढ़ा था कि लैटिट्यूड की वजह से भी डिफरेंस आ जाता है कि कौन सी लोकेशन कौन सी लैटिट्यूड में है, उसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है कि किसको कितनी सनराइज मिल रही है, कितना एटमॉस्फेयर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों ही सेम लैटिट्यूड पे। द रेंज ऑफ समर टेम्परेचर इज इन ऊटी इज 10 to 25 डिग्री सेल्सियस, while that in Coimbatore is 25 to 38 डिग्री सेल्सियस। Why do you think there is such a difference in the temperature between these two places? अब आप देखो इनके बीच में क्यों डिफरेंस आ रहा है इतना। यहाँ पे जो टेम्परेचर 10 to 25 रहता है, देखो ये इसका मिनिमम है, ये इसका मैक्सिमम टेम्परेचर, और यहाँ पे ये इसका मिनिमम है, ये मैक्सिमम। जो इसका हमारे ऊटी का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो तो कोयम्बटूर के लिए मिनिमम टेम्परेचर है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि दोनों सेम लैटिट्यूड पे है, आपने तो कहा कि एक जैसी लैटिट्यूड में एक जैसी सनराइज मिलती, तो इन दोनों का टेम्परेचर अलग क्यों है? तो आप बोलेंगे एग्जाम्पल को एक बार सारी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लिखने का तरीका भी देखते चलो कि कैसे लिखना होता है। तो हमारा ऊटी और कोयम्बटूर का सीन चल रहा है, ठीक है। तो ऊटी हमारा हाई ऑल्टीट्यूड पे है, रीजन ये है कि ऊटी हाई ऑल्टीट्यूड पे भले समर में टेम्परेचर वहां पे 10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस जाता है, पर कोयम्बटूर कहाँ है? लोअर ऑल्टीट्यूड पे है, तो समर टेम्परेचर इसलिए वहां पे 25 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस जाता। अभी हमने देखा कि भले ही आसपास प्लेन्स का वार्म टेम्परेचर, लेकिन ऑल्टीट्यूड डिफरेंस इतना देता है, तो ऑल्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। Even though both are almost at same latitudes, temperature differ greatly because reason आप लिखेंगे difference is due to altitude and not latitude। latitude की कोई दिक्कत नहीं है, वो भले ही same latitude में, पर difference altitude की वजह से। Ooty is cooler because located at higher elevation, Coimbatore is warmer because located in plains। I hope कैसे लिखना है डिफरेंस और कैसे समझना है आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, मैप की कौन सी लोकेशन कैसी है। अदरवाइज कैसे करोगे अगर पता ही नहीं, आप तो कहोगे सेम एल्टीट्यूड है तो सेम ही होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत आइडिया लेके जाना, एक बार मैप देखना, प्लेसेस के नाम पढ़ने की कोशिश करना। इंपॉर्टेंट है कि आप हिल स्टेशन पढ़ लो, क्योंकि हिल स्टेशन और कोई भी प्लेन रीजन का एग्जाम्पल दे देंगे आपको, तो हिल स्टेशन पता होने चाहिए कौन कौन से। तो अगर आपको हिल स्टेशन पता है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग बनती है कि हिल स्टेशन हाइट वाली जगहों पे होते हैं। अब लेट्स क्विकली रिकॉल, ऑल्टीट्यूड मतलब ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता है तो एयर प्रेशर डिक्रीज होता है, और एयर डेंसिटी भी डिक्रीज होती है, और टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। सिर्फ एक ऑल्टीट्यूड के इंक्रीज होने से देखो कितनी सारी चीजें डिक्रीज हो गई। तो मेमोरी ट्रिक आपको याद करनी कि क्लाइम हायर टेम्परेचर लो, जितना ऊपर जाओगे उतना ही टेम्परेचर लो मिल जाएगा, और हायर मतलब कूलर, जितना हाई जाओगे उतना ही कूल होगा। तो अब फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं, ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेस एयर प्रेशर डिक्रीजेस, एयर बिकम्स लेस डेंस, टेम्परेचर डिक्रीजेस। अब शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं ताकि पता चले कि हमें क्या क्या समझ आया। व्हाट इज ऑल्टीट्यूड? ऑल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव सी लेवल। हाउ डज ऑल्टीट्यूड अफेक्ट टेम्परेचर? कैसे ऑल्टीट्यूड किसी भी जगह का टेम्परेचर अफेक्ट करता है? टेम्परेचर डिक्रीजेस एज ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेस, और वो तीन फैक्टर्स की एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है, एयर बिकम लेस डेंस, और टेम्परेचर डिक्रीज देखने को मिलता है आपको। ये सारी बातें आप मेंशन कर सकते हैं। Why are hill stations cooler than plains? क्यों? क्योंकि hill stations are located at higher altitudes. Why do Himalayan peaks remain snow covered?
their temperature remain below freezing point. अब थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर, अभी तक हमने दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पढ़े. फर्स्ट वॉज लैटिट्यूड, सेकेंड वॉज ऑल्टीट्यूड. अब थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्टेंस फ्रॉम द सी या प्रॉक्सिमिटी टू द सी. प्रॉक्सिमिटी का मतलब भी डिस्टेंस ही होता है, तो आपको जो वर्ड इजी लगे आप वो यूज कर सकते हैं. सो अनदर फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी. प्लेसेस नियर द सी यूजली हैव मॉडरेट क्लाइमेट. जो भी सी के आसपास लोकेशंस होती है उनको कैसा क्लाइमेट देखने को मिलता है? उनको मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत फेमस एग्जाम्पल देती हूँ. आपका मुंबई, आपका जो मुंबई है वो सी के आसपास है, तो वहां पे आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि मुंबई में लोग बहुत ही मॉडरेट क्लाइमेट में रहते हैं. वहाँ ना ही ज्यादा समर्स देखने को मिलती है आपको, ना ही ज्यादा विंटर्स देखने को मिलती. इसका रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक और बार समझा रही हूँ ताकि जिन बच्चों ने या जिन बच्चों को वहां नहीं समझ आया वो एक बार फिर से रिवाइज कर सकें. Places near the sea usually have moderate climate. This means summers are not too hot and winters are not too cold. Why does sea affect temperature? Sea की वजह से कैसे टेम्परेचर में अफेक्ट आता है ये देखते हैं. The sea acts as a moderator of temperature. जो हमारी sea है वो itself act as a moderator. क्यों? क्योंकि this happens because sea heats slowly. हमारी, अगर मैं आपको पूछूं कि एक सी है मतलब वाटर और दूसरी साइड लैंड है, तो कौन जल्दी गर्म और ठंडा होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए कि मैम लैंड जल्दी गर्म और ठंडा होगा, वाइल सी स्लोली ठंडा और स्लोली गर्म होगा इन कंपैरिजन टू लैंड. सी हीट स्लोली ड्यूरिंग समर, लैंड हीट्स अप क्विकली. सी हीट स्लोली, so sea remains relatively cooler. Cool sea breeze blows towards land. Result coastal areas stay cooler. अब इस डायग्राम को समझते हैं, ठीक है, कि क्या बोल रहा है इन्होंने. सबसे पहले डिस्टेंस होगा, ये आपका सी वाला एरिया, ये आपका लैंड. अब जो भी क्या होगा कि आपकी जो सी है, जैसे कि सनलाइट आ रही है आपको, ठीक है, तो आपका जो लैंड है वो जल्दी गर्म कर जाएगी, और वहीं जो आपकी ये वाला जो एरिया है आपका वाटर वाला वो स्लोली होगा. तो क्या होता है कि ये वाला है कि यहाँ पे आपकी ये विंड, तो जैसे ही ये विंड एनर्जी रिसीव करेगा उसके बाद ये क्या कर जाएगा, ये उड़ने लगेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये सारी हीट ऊपर हो जाएगी. तो यहाँ पे जो स्पेस होगी वो आपकी खाली हो जाएगी, ये वाली स्पेस. तो यहाँ पे क्या होगा, जो लैंड पे जो एयर है इस वक्त, जो हमारी लैंड पे नहीं, वो तो लैंड वाली एयर ऊपर चलेगी, और जो यहाँ पे वाटर के ऊपर जो यहाँ की एयर है वो क्या है, ज्यादा हैवी है इस वक्त, तो ये ट्रेवल करके यहाँ पे आ जाएगी इस जगह को फिल करने के लिए. हमने लास्ट क्लास में डिप्रेशन का कंसेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमारी जो एयर होती है वो कैसे ट्रेवल करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. जैसे यहाँ वाली एयर ने देखा कि यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, तो वो यहाँ पे ट्रेवल कर गई कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फिर ये यहाँ पे आ गई. तो इस वक्त क्या होता है, यहाँ से जो एयर आई होगी वो कंपैरेटिवली आपकी ठंडी होगी जो लैंड पे एयर होगी, क्योंकि आपका सी तो जल्दी गर्म नहीं होता, तो यहाँ पे से ठंडी हवाएं यहाँ पे आ जाएगी. तो इसकी वजह से हमारी सी के पास जो भी लोकेशन होती है उनको ठंडी हवाएं देखने को मिलती है. ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर है कि कैसे हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से और लैंड जल्दी गर्म होती है उसकी वजह से, और सी लेट गर्म होती है उसकी वजह से आपको हमारा टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिलता है. ओके, अब हमें ये वाली बात जो हमने यहाँ पे लिखी थी, दिस हैपेंस बिकॉज सी हीट स्लोली ड्यूरिंग समर. क्या होता है, लीन हीट्स अप करंटली, आपका लैंड क्या होगा, जल्दी समर्स में गर्म हो जाएगा, और सी हीट स्लोली, सी तो स्लोली गर्म होगा. तो क्या होगा, सो सी की जो रिमेन है वो सी आपका रिमेन कर रहेगा रिलेटिवली कूलर, वो रिलेटिवली कूलर देखने को मिलेगा. एंड कूल सी ब्रीज ब्लोस टूवर्ड्स लैंड. हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से जो कूल सी ब्रीज है वो वहां ट्रेवल कर जाएगी. आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि आपकी जो विंड है वो कैसे ट्रेवल करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ठीक है, तो रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि कोस्टल एरिया जो भी है आपके, वहां पे आपको कूलर क्लाइमेट देखने को मिलता है. एग्जाम्पल समर नियर कोस्ट, समर्स में भी आपको कोस्ट के पास 32 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल जाता है. अब विंटर्स में क्या होता है, सी कूल स्लोली, सी कूल भी स्लोली होती है, लैंड आपकी क्या होती है, जल्दी कूल हो जाती है, लेकिन जो सी है वो कूल भी स्लोली होती है. तो ड्यूरिंग विंटर लैंड लूजेस हीट क्विकली. विंटर्स में क्या होता है, आपकी जो लैंड होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन सी जल्दी ठंडी नहीं होती. सी लूजेस हीट स्लोली, सी रिमेन्स वार्मर देन लैंड. तो क्या होता है, ये तो बहुत ज्यादा ठंडी हो गई, लैंड आपका जो बहुत जल्दी ठंडे हो जाता है, पर क्या होता है यहाँ पे जो जो आपकी वो होती है, क्या होती है यहाँ की जो जो आपकी वाटर के ऊपर जो एयर है वो जल्दी आपकी ठंडी नहीं होती, तो ये भी आपकी वहां पे ट्रेवल कर जाती है. तो कोस्टल एरिया स्टे वार्मर इन विंटर.
तो यहाँ की जो आपकी वो एयर होती है वो ट्रैवल कर जाती है लैंड की तरफ। तो यहाँ पे इस वक्त तो ये ज्यादा गर्म हवाएं नहीं, मतलब ज्यादा ठंडी हवाएं नहीं है, तो ये वहां ट्रैवल कर जाती है लैंड की तरफ। तो फिर से आपको लैंड पे कैसा क्लाइमेट देखने को मिलता है, इस वक्त वो आपको वार्म कर देते हैं। तो इसलिए कोस्टल एरिया स्टे वार्म इन विंटर। एग्जाम्पल, विंटर्स में भी वहां का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता है। अब कोस्टल एरियाज में कैसा क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है, क्लाइमेट ऑफ कोस्टल रीजन्स मॉडरेट रहता है, क्योंकि लैंड और वाटर में जो डिफरेंस आता है टेम्परेचर का, और हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से आपको कोस्टल एरियाज में मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलता है। लेस एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, ना ही ज्यादा गर्मी ना ही ज्यादा ठंडी। दिस मीन स्मॉलर टेम्परेचर रेंज, तो जो डिफरेंस आएगा उनकी टेम्परेचर की रेंज में वो भी कम आता है। तो टेम्परेचर रेंज आपको पता है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो जो इनलैंड एरियाज होते हैं, इनलैंड एरियाज कौन से होते हैं, जो कि आपके कोस्टल एरिया से दूर है। इनलैंड एरिया मतलब लैंड वाले एरिया में आते हैं। तो एज वी मूव अवे फ्रॉम द सी, जैसे हम सी से दूर जाते हैं, टेम्परेचर बिकम्स मोर एक्सट्रीम, टेम्परेचर आपको एक्सट्रीम देखने को मिलता है, क्योंकि इस वक्त तो आपका जो हमारा लैंड और सी का जो हमारा टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा था, जिसकी वजह से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में विंड मूव करी थी। अब तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि विंड का जो सोर्स है, जो आपके सी की वजह से वो लेके आ रही थी, वो तो अब हमें मिल नहीं रहा। तो दिस मीन्स हॉटर समर्स, कोल्डर विंटर्स। तो आपको ये सब एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलते हैं लैंड वाले एरियाज में। नो मॉडरेटिंग इफेक्ट, हमारा जो सी था वो क्या करता था, मॉडरेटर करता था, मॉडरेटर का काम करता था, ना ही ज्यादा ठंडा होने देता था ना ही ज्यादा गर्मी होने देता था। एग्जाम्पल, मुंबई वर्सेस नागपुर। अब एक सिचुएशन आती है मुंबई वर्सेस नागपुर। अगर हम मैप पे देखें तो मुंबई कहाँ है, यहाँ पे एकदम पानी के पास। वहीं आपका नागपुर जो रीजन है वो हमारा लैंड वाले एरिया में है। नागपुर वो आपका यहाँ पे, और ये आपका सी के पास है। तो देखो इन दोनों के टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, तो ऑलमोस्ट सेम लैटिट्यूड पे है ये लोग, both are almost similar latitude, but climate is it's different because of distance of sea। आपको नागपुर में और मुंबई में बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा टेम्परेचर में, क्योंकि दोनों सेम लैटिट्यूड में भले ही है, लेकिन जो उनका डिस्टेंस है सी से वो मैटर कर जाता है इस वक्त। तो मुंबई आपकी सी के पास है, तो आपको समर्स में भी अराउंड 32 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल रहा है, और विंटर्स 18 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर रेंज कितनी आई, 14 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रेंज निकला है आपका। और वहीं क्लाइमेट कहाँ है, तो क्लाइमेट क्या कहोगे आप, मॉडरेट की रेंज में आता है। और वहीं नागपुर जो कि सी से बहुत दूर है, वहां की समर्स 44 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई मॉडरेटिंग इफेक्ट नहीं हो रही, और विंटर्स 10 डिग्री सेल्सियस तक। तो टेम्परेचर रेंज अगर हम देखें तो वहाँ की 34 डिग्री सेल्सियस, हमारी मुंबई की रेंज आई थी 14 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ की 34 डिग्री सेल्सियस। तो कितना ज्यादा डिफरेंस, जितना ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है उससे पता लगता है कि कितना एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा वहां पे। तो आपको क्लाइमेट एक्सट्रीम कैटेगरी का मिलता है, तो इसलिए डिफरेंस आता है मुंबई एंड नागपुर के रीजन में। अभी कंपैरिजन देखते हैं कोस्टल और इंलैंड एरियाज में। कोस्टल में आपको मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा, मॉडरेटर है क्योंकि उनके पास सी। तो समर्स नॉट टू हॉट एंड विंटर्स नॉट टू कोल्ड, स्मॉल टेम्परेचर रेंज देखने को मिलेगी। तो अगर कोस्टल एरिया के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो इन पॉइंट्स को अगर एक्सप्लेन कर दोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। और इनलैंड एरिया में एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलता है, क्योंकि उनके पास सी वाला मॉडरेटर नहीं है। समर्स वेरी हॉट है वहां पे, एंड विंटर्स कोल्डर है, एंड लास्ट टेम्परेचर रेंज देखने को मिलेगी आपको। तो नियर सी वाले एरिया कैसे होंगे, मॉडरेट क्लाइमेट, एंड जो चीजें अभी अवे है सी से, वहां पे आपको एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलता है। सी सॉफ्टेंस टेम्परेचर, सी से याद रखो एस फॉर सी एंड एस फॉर सॉफ्टेंस टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को वो बैलेंस रखती है। और नियर सी जो है आपको कोई भी एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को नहीं मिलेगा। तो नियर सी हीट्स एंड कूल स्लोली। आपकी पता है हमें कि सी हीट और कूल दोनों ही स्लोली होती है, और टेम्परेचर क्या होता है, मॉडरेट देखने को मिलता है, और मॉडरेट क्लाइमेट कंडीशन देखने को मिलती है। शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज सी अफेक्ट क्लाइमेट। अभी हमने पढ़ा कि सी एक्ट एज अ मॉडरेटर, तो सी मॉडरेट्स टेम्परेचर एंड रिड्यूसेस एक्सट्रीम्स। वो एक्सट्रीम टेम्परेचर होने ही नहीं देती, ना ज्यादा ठंडा होने देती है ना ज्यादा गर्म होने देती है। व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट कोस्टल एरियाज हैव, कोस्टल एरियाज में आपको मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा, क्योंकि वो सी के पास होते हैं। व्हाई डू इनलैंड एरियाज हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट, दे आर अवे फ्रॉम द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी। व्हाई इज मुंबई क्लाइमेट मॉडरेट, मुंबई का क्लाइमेट क्यों आपको मॉडरेट दिखता है, क्योंकि मुंबई इज लोकेटेड नियर द सी। व्हाई इज नागपुर क्लाइमेट मोर एक्सट्रीम, बिकॉज नागपुर इज अवे फ्रॉम द सी। अब हमारा जो फोर्थ फैक्टर है जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है वो है विंड। Another important factor affecting climate is wind. Wind is the movement of air from one place to another. ये हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी देखा था, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था कि विंड क्या है। इट इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। विंड कैन कैरी, विंड कैसी कैसी हो सकती है, वार्म एयर कैरी कर सकती है, कोल्ड एयर कैरी कर सकती है, एंड मॉइस्चर
ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ से ब्लो कर रही है। सपोज आपकी थार डेजर्ट से विंड ब्लो कर रही है तो वो कैसी होगी, वो वार्म एयर होगी, ड्राई एयर होगी। और जो कोस्टल रीजन में जो विंड होती है वो मॉइस्चर लेके आएंगी। तो डिपेंड करता है कि वो कहाँ से ब्लो कर रही है। बिकॉज ऑफ दिस विंड अफेक्ट्स टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। क्योंकि विंड अलग अलग टाइप की होती है तो वो हमारे अलग अलग फैक्टर्स को अफेक्ट कर रही होती है। विंड अफेक्ट टेम्परेचर, विंड की वजह से टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिलता है। विंड कैन ब्रिंग इधर हॉट और कोल्ड कंडीशंस डिपेंडिंग ऑन वेयर दे कम फ्रॉम। कहाँ से आ रही है डिपेंड करता है कि विंड कैसा टेम्परेचर में चेंज लेके आती है। जैसे कि हॉट विंड, सम स्टेट्स रिसीव हॉट विंड्स फ्रॉम वेस्ट। वेस्ट अगर हम इंडिया देखते हैं तो ये वाला जो एरिया है हमारा, ये पूरा मिडल ईस्ट वाला एरिया है। यहाँ पे ज्यादातर आपको ड्राई प्लेसेस देखने को मिलती है, डेजर्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से जो विंड्स आती है वो बिल्कुल ही हॉट एंड ड्राई होती है। तो जब ये यहाँ से हमारी जो वेस्ट साइड से विंड आपके लिए ड्राई और हॉट कंडीशन लेके आती है, तो देखो विंड कैसे मूव कर रही होती है, ऐसे स्वर्ल कर रही होती है। ठीक है, ये हमें पता है कि विंड स्वर्ल करती है। तो यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे उसकी वजह से क्या होती है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहते हैं इसे। जब वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आती है तो विंड स्वर्ल करने लगती है, जिससे साइक्लोनिक कंडीशंस बन जाती है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ से तो हमारी हॉट, इसलिए आप देखेंगे कि समर्स में नॉर्थन एरियाज में लाइक दिल्ली या फिर पंजाब हरियाणा, यहाँ पे आपको एक कंडीशन, एक हवा चलती है जिसको आप लू बोलते हैं। तो ये बहुत ज्यादा गर्म हवाएं होती है, बहुत ज्यादा ड्राई हवाएं होती है, क्योंकि कहाँ से आ रही होती है, विंड वाले मतलब कि। तो कौन कौन से स्टेट्स का वो बीते फ्लो करती है, ये हमारे वेस्ट डायरेक्शन से। तो आपकी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में हमें वेस्ट से विंड देखने को मिलती है, जो कि हॉट विंड्स होती है। दीज विंड्स ट्रेवल फ्रॉम अरेबियन डेजर्ट्स एंड अफगानिस्तान। तो ये कहाँ से आती है, अरेबियन डेजर्ट्स एंड अफगानिस्तान, क्योंकि यहाँ पे कौन कौन से जो लोकेशन है वो है, अरेबियन डेजर्ट मिल जाता है आपको, अफगानिस्तान मिल जाता है। सिंस दे पास थ्रू ड्राई डेजर्ट रीजन्स, एयर बिकम्स हॉट एंड एयर बिकम्स ड्राई। क्योंकि कौन सी जोग्राफिकल लोकेशन से पास कर रहे हैं, डेजर्ट, उसकी वजह से ये हॉट एंड ड्राई कंडीशंस ही लेके आते हैं। तो क्या रिजल्ट देखने को मिलता है हमें कि सीवियर हीट वेव्स इन समर, इसलिए हमको लू जैसी कंडीशंस देखने को मिलती है। अब अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज अ हीट वेव, तो आप बोलेंगे हीट वेव इज अ पीरियड ऑफ यूजुअली हाई टेम्परेचर। एक हीट वेव एक पीरियड है जब आपको हाई टेम्परेचर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इट मेक्स वेदर एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई एंड अनकंफर्टेबल। ओके, अब हम पढ़ेंगे कूल विंड्स के बारे में। अगर वेस्ट से विंड्स आ रही है जो कि डेजर्ट रीजन्स के पास से आ रही है तो वो हॉट है। तो कूल विंड्स कौन सी होती है, इन विंटर्स कूल विंड्स मूव फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन्स। ये कहाँ से आ रही होती है, ये नॉर्दर्न रीजन से आ रही होती है हमारे पास। नॉर्दर्न रीजन आपको पता है यहाँ पे जो एरिया है वो बहुत ज्यादा ठंडा है, जैसे कि उसकी वजह से क्या होता है, जो भी विंड आ रही होती है वो हमारे लिए कूल एयर बन के आती है। तो कूल एयर कम्स फ्रॉम एरियाज अक्रॉस हिमालयस, हिमालयस के आसपास जो एरिया है वहां से जो कूल हवाएं आती है, तो उसकी वजह से हमारे पास कैसा टेम्परेचर होता है, कूल टेम्परेचर देखने को मिलता है आपको। दीज विंड्स मूव इनटू हिमालयन फुटहिल, जब ये यहाँ से आती है उसके बाद ये हिमालयन फुटहिल में नीचे आने लगती है। रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर एंड कोल्ड वेव्स। आपको अचानक से देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा ठंड है इस वाले एरिया में, और कोल्ड वेव्स भी देखने को मिलेंगे। अभी हमने पढ़ा हीट वेव्स, तो कोल्ड वेव्स क्या होते हैं, कोल्ड वेव इज अ पीरियड ऑफ यूजुअली लो टेम्परेचर। जब एकदम ही लो टेम्परेचर चल रहा है कुछ पीरियड तक तो उसको आप कोल्ड वेव्स बोलते हैं। वेदर बिकम्स वेरी कूल। अब जो विंड है वो आपकी ह्यूमिडिटी भी अफेक्ट करती है। जैसे हॉट रीजन से आ रही है तो हॉट हवाएं लेके आ रही है, कोल्ड रीजन से आ रही है तो कोल्ड हवाएं लेके आ रही है। अगर किसी एक ऐसे एरिया से आ रही है जहाँ पे वाटर का सोर्स है, सी वाले रीजन से आ रही है, तो ह्यूमिडिटी कैरी करेगी। ह्यूमिडिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। विंड अफेक्ट्स ह्यूमिडिटी डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्स। कितना ज्यादा सोर्स है विंड का वो डिपेंड करता है कि कितनी ह्यूमिडिटी। अगर ड्राई रीजन से आ रही है तो ह्यूमिडिटी बहुत कम होगी, अगर सी वाले रीजन से आ रही है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। तो अगर विंड्स फ्रॉम डेजर्ट है तो ड्राई और लो मॉइस्चर होगा, वहीं उसकी वजह से ड्राई वेदर देखने को मिलेगा। लेकिन जो विंड्स आ रही है सी की वजह से वो क्या कैरी करेंगी, वो मॉइस्चर कैरी करके लेके आएंगी। व्हेन दीज मॉइस्ट विंड्स रीच लैंड वाटर वेपर्स कूल एंड कंडेंसेस। जैसे ही ये लैंड से टकराएंगे, ये वाली जो वाटर, जो भी आपकी वाटर वेपर वाली एयर है, जैसे लैंड को टकराएंगे तो आपको क्या होगा, कंडेंसेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा एंड रेनफॉल होगी उसकी वजह से। तो रिजल्ट क्या होगा, वेट वेदर्स देखने को आपको मिलेंगे। अब हम पढ़ेंगे मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड्स नाम से पता लग गया, जो मॉनसून लेके आते हैं। इंडिया रिसीव्स इंपॉर्टेंट रेनफॉल फ्रॉम मॉनसून विंड्स। तो ये जो मॉनसून विंड्स होती है यही हमारे यहाँ पे क्या लेके आती है, रेनफॉल लेके आती है। आपने अक्सर सुना होगा कि मॉनसून स्टार्ट हो गया है, तो इसी की वजह से हमें रेनफॉल देखने को मिलती है। दीज विंड्स कम फ्रॉम सी, ये सी के पास से आती है, कैरी मॉइस्चर एंड ब्रिंग रेन टू मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। काफी पार्ट इंडिया के आपको देखेंगे कि मॉनसून आ गया तो आपको काफी रेन देखने को मिलती है। मतलब
पूरे इंडिया में बारिश का टाइम आ जाता है, क्योंकि एक एयर है वो पूरे इंडिया में ट्रैवल करती है, धीरे धीरे पूरे इंडिया को कवर कर लेती है। मॉनसून विल बी एक्सप्लेन लेटर एंड डेट, हम आगे चल के एक बार थोड़ा सा मॉनसून को और डिस्कस करेंगे। तो अभी जो आपको विंड, क्योंकि टॉपिक मेन विंड का था कि विंड कैसे अफेक्ट कर रहा है, तो हमें पता लग गया हॉट विंड्स हैं जो हॉट एरिया से आ रही है वो हमारे एरिया को हॉट कर देंगे। कोल्ड विंड्स हैं जो कि कोल्ड एरिया से लाए हैं तो कोल्ड वेव चलेंगे। जो विंड्स मॉइस्चर लेके आई है उसकी वजह से रेनफॉल देखने को मिलेगी। और मॉनसून विंड्स क्या होती है, वो भी मॉइस्चर लेके आती है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर लेके आती है और वो रेनफॉल ब्रिंग करती है। तो हॉट विंड्स फ्रॉम डेजर्ट हीट वेव्स, कोल्ड विंड्स फ्रॉम माउंटेन्स कोल्ड वेव्स, एंड सी विंड्स क्या होती है जो कि मॉइस्चर और रेनफॉल अकर करती है। तो डेजर्ट विंड्स को याद रखना ड्राई एंड हॉट, सी विंड्स को वेट एंड रेनी, माउंटेन विंड्स को कूल्ड। फ्लो चार्ट में देखते हैं विंड डायरेक्शन चेंजेस, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर चेंजेस। कहाँ से विंड आ रही है डिपेंड करता है कि वो कैसा टेम्परेचर और मॉइस्चर लेके आती है। रेनफॉल एंड क्लाइमेट उसकी वजह से अफेक्ट होता है। सो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, व्हाट इज विंड? विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाउ डू विंड्स अफेक्ट क्लाइमेट? विंड अफेक्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर अफेक्ट करती है, ह्यूमिडिटी अफेक्ट करती है, एंड रेनफॉल। विच स्टेट रिसीव्स हॉट विंड्स फ्रॉम वेस्ट? कौन सी स्टेट्स को जो वेस्ट से गर्म हवाएं आ रही होती है, अफगानिस्तान और अरबियन डेजर्ट से, वो कौन सी मिलती है? जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। Why are western winds hot and dry? क्योंकि they travel over deserts of Arabia and Afghanistan. What is a heat wave? Heat wave क्या होती है? A heat wave is a period of unusually high temperatures. What causes cold across the Himalayas causes cold winds. What is humidity? Humidity is the amount of water vapor present in air. Which winds bring rainfall? Moist winds coming from sea brings rainfall. What do monsoon winds carry? Monsoon winds carry moisture and bring rain. So अभी तक हमने कौन कौन से फैक्टर्स डिस्कस कर लिए? लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड विंड। अब हम एक और फैक्टर देख रहे हैं जो कि है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मीन्स द फिजिकल फीचर ऑफ एन एरिया। किसी भी एरिया का फिजिकल फीचर कैसा है, अभी हमने देखा कि कितने ज्यादा डिफरेंसेस आ रहे थे फिजिकल फीचर्स की वजह से, तो हम इसको एक फैक्टर की तरह अंडरस्टैंड करेंगे। तो इट इंक्लूड्स माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, प्लेन्स, स्लोप। तो ये सारे जो आपके डिफरेंट जोग्राफिकल फीचर्स उसकी वजह से भी आपको क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज देखने को मिलता है, जैसे कोस्ट वगैरह। सो टोपोग्राफी अफेक्ट्स क्लाइमेट बाय कंट्रोलिंग मूवमेंट ऑफ विंड्स, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। जैसे अभी हमने देखा कि अगर थार डेजर्ट से आपकी विंड्स आ रही है तो वो आपके लिए हॉट विंड्स लेके आएंगी। जो एल्पाइन वाला क्लाइमेट कहाँ देखने को मिलता है, जैसे हिमालय में, क्योंकि वो पोलर रीजन है, हाई ऑल्टीट्यूड पे है। जो कोस्टल एरिया है वो रेनफॉल दे रहे हैं आपको, तो अलग अलग टोपोग्राफी की वजह से आपको अलग अलग क्लाइमेट दिखता है। हाउ टोपोग्राफी अफेक्ट्स क्लाइमेट? माउंटेन्स एज बैरियर। हमारे जो माउंटेन्स होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं? बैरियर कहते हैं। माउंटेन कैन ब्लॉक विंड्स, माउंटेन विंड्स को ब्लॉक कर देती है, जैसे कि हिमालय में, जैसे कि हमने पढ़ा था एक ऐसा आपकी चैप्टर 2 में था कि जैसे कि बहुत ज्यादा ठंडी विंड्स आ रही होती है तो वो क्या करती है, हिमालय से रोक देते हैं। अदरवाइज आपको क्या देखने को मिलता है कि नॉर्थन प्लेन पूरा आपका बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ठंडा हो जाता। तो हमारे जो हिमालय से वो हमारे लिए एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर एक्ट करते हैं। Example, Himalayas, Karakoram ranges. These mountain ranges protect India from cold winds from Central Asia. Without these mountains, northern India would be much cooler. So mountains acts like a natural wall. अब एक एग्जाम्पल, थार डेजर्ट। जैसे थार डेजर्ट हैज मोस्टली फ्लैट लैंड बिकॉज देयर आर नो मेजर वेजेस, हॉट एंड ड्राई, विंड्स मूव फ्रीली। वहां पे कोई भी ऐसा कुछ नहीं है बैरियर वगैरह, तो वहां पे आराम से वो विंड्स मूव कर रही होती है, तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है? वेरी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। वेस्टर्न घाट्स, जो वेस्टर्न घाट्स हैं आपकी, वो हमारी जो क्लाइमेट है उसको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन साउथ वेस्ट मानसून। हमारे जो वेस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पे बहुत हमारी जो अरेबियन सी है वहां से क्या होती है, वो मॉइस्चर रिच एयर आती है, उसकी वजह से क्या होती है, हमारे इंडिया में मानसून देखने को मिलता है। तो ये जो इस वाले पार्ट से आते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो यहाँ पे जो रीजन है तो उसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट रीजन। तो मोस्ट मॉइस्ट विंड्स फ्रॉम अरेबियन से हिट वेस्टर्न घाट्स, जो हमारे वेस्टर्न घाट्स में आगे टकराती है। तो एज विंड राइजेस ओवर माउंटेन, जैसे वो माउंटेन्स के ऊपर जाती है, दे कूल डाउन एंड मॉइस्चर कंडेंसेस एंड रेनफॉल अकर्स। जैसे ही वो माउंटेन से टकराती है तो कंडेंस हो जाती है और आपको रेनफॉल देखने को मिलती है। दिस कॉजेज हेवी रेन इन वेस्टर्न कोस्टल एरियाज। क्लाइमेट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स टुगेदर। अब हमने इतने सारे फैक्टर्स डिस्कस किए एंड वी केम टू नो कि बहुत ज्यादा फैक्टर्स है जो कि हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहे हैं।
क्लाइमेट इज नॉट डिटरमाइंड बाय वन फैक्टर अलोन, कोई भी एक फैक्टर तो डिपेंड नहीं कर रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स है। फॉर एग्जांपल कोई हाइट पे जगह, भले ही सेम लैटिट्यूड पे तो आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, सेम लैटिट्यूड में तो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, बहुत सारी चीजें जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट कर रही होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन ऑल फैक्टर्स वर्किंग टुगेदर, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, विंड्स, टोपोग्राफी। तो ये 5 फैक्टर्स हमने देखे और उनको डिटेल में समझा जो कि हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट कर होते हैं। टुगेदर डिसाइड टेम्परेचर, रेनफॉल एंड विंड कंडीशन। तो इन्हीं की वजह से आपको इन चीजों में डिफरेंस देखने को मिलता है जिसकी वजह से क्लाइमेट में चेंज आता है। क्लाइमेट डिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स, अगर हम क्लाइमेट के बारे में और लिखें तो आप क्या लिख सकते हैं, क्लाइमेट ऑफ अ रीजन इज डिस्क्राइब यूजिंग लॉन्ग टर्म पैटर्न्स ऑफ। थोड़ा क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म पैटर्न की बात करते हैं, किसकी, टेम्परेचर की, प्रेसिपिटेशन की, फॉग और मिस्ट की, विंड कंडीशन। दीज पैटर्न्स आर स्टडीड ओवर 30 ईयर्स और मोर। क्लाइमेट तो बहुत ज्यादा टाइम तक पढ़ा जाता है, तो आप 30 ईयर्स का टाइम ले सकते हैं, उससे भी ज्यादा ले सकते हैं। अब माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है, माइक्रो क्लाइमेट इज द क्लाइमेट ऑफ अ स्मॉल एरिया दैट इज डिफरेंट फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि राजस्थान, आप अक्सर अगर आप वहाँ के क्लाइमेट के बारे में बात करते तो आप कहेंगे वहाँ का हॉट क्लाइमेट है, ड्राई क्लाइमेट है, बट हर जगह तो ऐसा नहीं होता। राजस्थान में भी आपको ग्रीनरी देखने को मिलती है। तो समटाइम्स इट हैपेंस कि एक सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट में एक ऐसा रीजन डेवलप हो जाता है कुछ रीजन्स की वजह से जहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंट क्लाइमेट देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ अरावली एंड अरावली रेंजेस में, क्योंकि राजस्थान में वहाँ का क्लाइमेट वैसे ड्राई है, लेकिन आपको अरावली रेंज की वजह से वहाँ पे ग्रीनरी देखने को मिलेगी, वहाँ पे नॉर्मल थोड़ा सा मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा। या फिर अर्बनाइजेशन की वजह से, क्योंकि सिटीज डेवलप होती है, तो सिटीज डेवलप होने की वजह से आपको क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज देखने को मिलता है। तो ये जो माइक्रो क्लाइमेट होते हैं उनका खुद का ही एक अपना टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी लेवल होता है एंड रेनफॉल होती है। अगर आप माइक्रो क्लाइमेट के एग्जांपल देखें तो इनक्लोज वैलीज में आपको ये एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। वैलीज में हैव डिफरेंट टेम्परेचर एंड मॉइस्चर लेवल्स बिकॉज दे आर सराउंडेड बाय हिल्स और माउंटेन्स। क्योंकि वैलीज क्या होती है, हिल्स और माउंटेन्स से सराउंडेड होती है, तो आपको हिल्स पे अलग टेम्परेचर देखने को मिलता है, वहीं वैलीज में डिफरेंट टेम्परेचर देखने को मिलता है। फॉरेस्ट भी अक्सर किसी एरिया में अगर फॉरेस्ट है तो बाकी, जैसे कि अगर सिटी में भी कोई एक पार्क ले लेंगे आप, तो सिटी में आपको जो टेम्परेचर देखने को मिलता है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलेगी वो डिफरेंट होगी उस पार्क से। वहां पे आपको ज्यादा अच्छा महसूस होता है, तभी तो लोग पार्क में जाते हैं। तो फॉरेस्ट ऑफन हैव देयर ओन माइक्रो क्लाइमेट बाय मोर शेड, मोर मॉइस्चर एंड लोअर टेम्परेचर, रिजल्ट कूलर एंड मोर ह्यूमिड कंडीशन। एंड अर्बन हीट आइलैंड्स क्या होता है, सम सिटीज आर कॉल्ड अर्बन हीट आइलैंड्स। These cities have many buildings, roads and concrete and very little vegetation. जो हमारी अर्बन है, अर्बन जगह है जैसे कि सिटीज वगैरह, वहाँ पे आपको काफी बिल्डिंग्स वगैरह देखने को मिलती है, रोड्स वगैरह देखने को मिलती है, काफी वेजिटेशन तो बहुत ही कम होता है क्योंकि वहाँ पे ज्यादातर कंक्रीट के लैंड्स होते हैं। तो कंक्रीट एब्जॉर्ब्स एंड ट्रैप हीट, ये जो हमारी कंक्रीट होती है वो क्या करती है, हीट को ट्रैप करके रखती है। तो रिजल्ट क्या होता है, सिटीज बिकम वार्मर देन रूरल एरियाज। आपने नोटिस किया होगा अगर आप कभी विलेज में ट्रैवल करते हैं तो जो आपका अर्बन एरिया या सिटीज है वो ज्यादा गर्म देखने को मिलती है आपको रेदर देन आपकी रूरल एरियाज या विलेजेस से। तो क्या क्या इफेक्ट होता है हमारे माइक्रो क्लाइमेट के, माइक्रो क्लाइमेट्स अफेक्ट प्लांट्स, कैसे प्लांट्स उग रहे हैं, एनिमल्स कैसे हैं, क्रॉप्स ग्रोन, ह्यूमन हेल्थ, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं हमारे माइक्रो क्लाइमेट की वजह से। लेट्स क्विकली रिकॉल, माउंटेन्स, ब्लॉकमेंट्स, फ्लैटलैंड्स, नो प्रोटेक्शन फ्रॉम विंड्स। तो फ्लैटलैंड्स पर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं, विंड्स मूव फ्रीली। सिटीज विद कंक्रीट, जो हमारी सिटीज है कंक्रीट के साथ, वो क्या करती है, हीट को ट्रैप कर लेती है जिसकी वजह से आपको वार्मर टेम्परेचर देखने को मिलता है। टोपो मतलब शेप ऑफ लैंड। माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है, मिनी क्लाइमेट, एक एरिया का अलग से छोटा सा अपना खुद का क्लाइमेट। अब हम फ्लो चार्ट की तरह समझते हैं कि लैंडफॉर्म चेंजेस, मूवमेंट ऑफ विंड चेंजेस एंड रेनफॉल एंड टेम्परेचर अफेक्ट होता है जिसकी वजह से और आपको क्लाइमेट में चेंज देखने को मिलता है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज टोपोग्राफी, टोपोग्राफी क्या है, टोपोग्राफी इज द फिजिकल सरफेस फीचर ऑफ एन एरिया। व्हाट फीचर्स आर इंक्लूडेड इन टोपोग्राफी, क्या क्या फीचर्स आते हैं, सब कुछ आता है, माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, स्लोप्स, प्लेन्स एंड कोस्ट। हाउ डू हिमालयस अफेक्ट इंडियाज क्लाइमेट, दे प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम कोल्ड विंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया। Why is Thar desert very hot and dry? It has flat land and no barriers to block hot winds. What is the role of Western Ghats? They help cause rainfall during southwest monsoon. What is microclimate? Microclimate is the climate of a small area different from surrounding areas. Give examples of microclimate जैसे कि forest, valleys and urban heat islands. What is an urban heat island? A city area warmer than surrounding regions due to buildings and concrete. Why are urban heat islands warmer? क्यों आपके urban heats warmer है? क्योंकि buildings and concrete trap heat and there is less vegetation.
अब हम पढ़ेंगे मॉनसून। मॉनसून के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उससे पहले कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए, ताकि जब हम मॉनसून के बारे में पढ़े तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो क्या क्या पढ़ना चाहिए? टू अंडरस्टैंड मॉनसून इजली, फर्स्ट रिमेंबर हाउ हीट, एयर प्रेशर एंड विंड आर कनेक्टेड। हमने इन सब के बारे में पढ़ा है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, क्योंकि मॉनसून समझने के लिए इन सब चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। मॉनसून इज अ बिग मूवमेंट ऑफ एयर कॉज्ड बाय डिफरेंस इन हीटिंग। विंड कैसे मूव करती है? डिफरेंस इन हीटिंग आता है। जब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वाला एरिया क्रिएट होता है, तब हमारी विंड मूव करती है। और जब मॉनसून की बात करें तो सोचो कितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ विंड ट्रेवल कर रही होती है। तो मॉनसून इज अ बिग मूवमेंट ऑफ एयर कॉज्ड बाय डिफरेंस इन हीटिंग। हम सबको पता है एयर हैज वेट। एयर मे लुक इनविजिबल बट इट हैज वेट। हमारी एयर के पास भी वेट है। सो एयर पुशेस डाउन ऑन अर्थ। ये जो पुशिंग कर रही है एयर, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं द पुशिंग फोर्स इज कॉल्ड एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन द अर्थ सरफेस। कितना एयर प्रेशर लगा रही है अर्थ सरफेस पे, उसे ही हम बोलते हैं एयर प्रेशर। अब हमें ये बात पता चल गई, एयर के पास वेट है, वो प्रेशर लगाती है। अब कैसी कंडीशन होती है? एक तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर। हाई प्रेशर क्या होता है? हाई प्रेशर मीन्स मोर एयर इज प्रेजेंट ओवर एन एयर। ज्यादा एयर प्रेजेंट है और एयर इज हैवियर एंड पुशेस डाउन स्ट्रांगली। ज्यादा एयर है तो वो ज्यादा हैवी हो जाती है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाती है और पुश करती है अपने आप को। तो सिंपल आइडिया ये समझिए कि मोर एयर इक्वल टू हायर प्रेशर। एंड लो प्रेशर की सिचुएशन कब होती है? लो प्रेशर मतलब लेस एयर इज प्रेजेंट एंड एयर प्रेशर इज लोअर। तो कम एयर तो कम प्रेशर लगाएगी, आपके पास कम वेट होगा उसका। सो सिंपल आइडिया जो आपको याद रखना कि लेस एयर मतलब लोअर प्रेशर। अब हॉट एयर राइज कर जाती है, हमको पता है। सपोज सिंपल याद रखो, कोई आपके नीचे कोई हॉट गर्म है तो आप भी तो राइज करोगे ना, आप थोड़ी ना उसके ऊपर रह पाओगे। तो हॉट एयर भी राइज कर जाती है। When air gets heated, it expands. वो ज्यादा एक्सपैंड करती है, becomes lighter. वो ज्यादा उड़ने लगती है, हवा में और ऊपर चली जाती है। So hot air rises upward. After rising, less air remains near surface. हमें पता है जैसे ही हॉट एयर ऊपर चली जाएगी तो सरफेस के पास तो यह जगह खाली मिल जाएगी, क्योंकि सारी हॉट एयर तो ऊपर चलेगी। तो रिजल्ट इस वाले एरिया को जहाँ पे एयर कम हो चुकी है, उस वाले को आप बोलते हैं लो प्रेशर फॉर्म्स। यहाँ पे बहुत ज्यादा कम एयर। कूल एयर सिंक्स। जो हमारी कूल एयर होती है वो डेंसर होती है। हमने पढ़ा था जो हाई ऑल्टीट्यूड पे एयर होती है वो ज्यादा डेंस होती है और ज्यादा हेवियर होती है। सो क्यों होती है? क्योंकि कोल्ड से हमने आती था कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, तो सारी एयर एक जगह आ जाती है, इकट्ठी हो जाती है, वो हेवियर हो जाती है। सो कोल्ड एयर सिंक्स डाउनवर्ड। वो क्या होती है? हैवी हो जाती है, वो नीचे आने लगती है। मोर एयर कलेक्ट्स नियर सरफेस, वो सरफेस के पास आने लगती है। रिजल्ट हाई प्रेशर फॉर्म्स। तो आपका वहां पे हाई प्रेशर फॉर्म हो जाता है। तो हॉट मतलब लो प्रेशर एंड कोल्ड मतलब हाई प्रेशर। वाई ऑलवेज moves from high pressure to low pressure? यहाँ पे wind always moves from high pressure to low pressure. क्यों हमारी wind हमेशा high pressure to low pressure होती है? Although we discuss this multiple times, पर एक और बार देख लेते हैं कि क्या रीजन होता है। एयर नेचुरली ट्राइज टू बैलेंस प्रेशर डिफरेंस। हमें पता है जैसे हाई प्रेशर और लो प्रेशर की कंडीशन होती है तो एयर उसको फिल करने की कोशिश करती है। सो विंड ऑलवेज मूव्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। व्हाई? नेचुरल nature tries to fill areas with less air. Example, if one place has more air and another has less air, air moves to balance both. वो जाती है ताकि दोनों जगह बैलेंस हो जाए। This movement is called wind. इजी रूल आपको ये याद रखना है कि मोर एयर से लेस एयर में ही जाएगी। लेस एयर से तो मोर में आ नहीं सकती, क्योंकि वहां तो जगह ही नहीं है। तो जहां खाली जगह वहां पे जाएगी। और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो आपको कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विंड की डायरेक्शन बताइए, विंड कैसे मूव करती है वो बताइए, तो आपको हमेशा लिख के आना है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब हमें पता है कि विंड प्रेशर टू लो प्रेशर, पर मैंने कितनी बार समझाया वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती। विंड यूजुअली डजंट मूव परफेक्टली स्ट्रेट बिकॉज अर्थ रोटेट। क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट कर रही होती है तो उसकी वजह से जो विंड है वो भी रोटेट करती है। दिस मेक्स मूविंग एयर बेंड, कर्व एंड स्वर्ल स्लाइटली। आप देख सकते हैं कैसे हमारी विंड यहाँ स्वर्ल करती है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती, बिकॉज अर्थ रोटेट कर रहा है तो वो कैसे कर सकती है? तो वो भी रोटेट कर जाती है। सो विंड ऑफन मूव इन सर्कुलर और कर्व पैटर्न्स। दिस इज वाई वेदर सिस्टम शो साइक्लोनिक सर्कुलेशन। जैसे आपने नोटिस किया होगा हाई प्रेशर और लो प्रेशर की कंडीशंस बनती है तो आपको साइक्लोनिक एक्टिविटीज देखने को मिल जाती है। जैसे कि अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग साइक्लोन्स बनते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है किसी भी लोकेशन के लिए। और another thing that you have to remember to understand monsoon is that land and water heat differently. मैंने बहुत बार मेंशन किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये चीज ना क्लियर हो, आपको ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉनसून कंसेप्ट। लैंड हीट्स क्विकली एंड लैंड गेन हीट क्विकली एंड लूजेस हीट क्विकली। जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी ही जल्दी ठंडा हो जाता है। सो लैंड टेम्परेचर चेंजेस फास्ट, वेदर वाटर हीट स्लोली। हमें पता है वाटर स्लोली हीट होता है, हीट स्लोली एंड कूल स्लोली। ठीक है, कूल भी स्लोली होगा।
सो सी टेम्परेचर चेंजेस स्लोली, जो सी का टेम्परेचर वो बहुत ज्यादा स्लो होता है, भले वो हीट हो रहा है और कोल्ड हो रहा है। तो आपको क्या देखने को मिलता है, इन समर्स लैंड बिकम्स हॉटर देन सी, जल्दी हमारा समर्स में क्या होता है, जो लैंड है वो ज्यादा हीट हो जाता है, उसकी वजह से सारी जो एयर है वो ऊपर चलेगी, फिर यहाँ से जो हैवी एयर है वो यहाँ पे आ जाएगी बैलेंस करने के लिए, उसकी वजह से आपको ठंडा महसूस होने पर लगता है। इसलिए कोस्टल एरियाज आपको अच्छे से मॉडरेट क्लाइमेट देते हैं। तो यही चीज है जो आपको समझनी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो sea temperature changes slowly. In summers, land becomes hotter than sea. Sea remains cooler. In winters, land becomes cooler quickly and sea remains warmer. This difference creates pressure differences. अब देखो कनेक्शन क्या है हीट का, प्रेशर का एंड विंड का। हमने ये तीनों चीजें समझी, हीट के बारे में पढ़ा, प्रेशर के बारे में पढ़ा एंड विंड का। देखो समर्स में क्या होता है, लैंड हॉट है, हॉट एयर राइजेस ऊपर चलेगी, लो प्रेशर ऑन लैंड एंड सी कूलर इज वक्त, और हाई प्रेशर ओवर सी है, तो विंड मूव सी टू लैंड, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगी। तो इसी वजह से मॉनसून देखने को मिलता है। जैसे ही वो अपनी यहाँ से विंड वाली जो ये हवा है, ये तो मॉइस्चर वाली, जैसे यहाँ फिल करने आएगी इस वाले एरिया को, तो ये वाली जो मॉइस्चर वाली है वो यहाँ आ जाएगी, उसकी वजह से आपको मॉनसून देखने को मिलता है। एंड वही विंटर्स में लैंड कूल, ये आपका लैंड है यहाँ पे, ये आपका वाटर है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कोल्ड है वो सिंक्स कर जाती है, तो हाई प्रेशर बन जाता है आपका लैंड पे। इस वक्त यहाँ पे आपका हाई प्रेशर बन जाता है, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे लैंड ठंडी हो जाती है जल्दी, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस एयर, और वो डेंस एयर क्या होती है, बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, तो वो आपके लिए हाई प्रेशर वाली, यहाँ पे हाई प्रेशर की कंडीशन क्रिएट कर देती है। तो उसके कंपेरिजन में जो वाटर पे, जो इसका यहाँ पे जो हवा है वो कंपेरिजन में वार्मर है जो कि लैंड से, तो यहाँ पे लो प्रेशर का सिस्टम हो जाता है। तो सी रिलेटिवली वार्मर, लोअर प्रेशर ओवर सी, तो विंड मूव्स लैंड टू सी। इस वक्त क्या हो जाएगी, विंड जो यहाँ से बहुत ठंडी हवाएं हैं वो यहाँ पे आ जाएगी आपकी सी के पास, क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की मूवमेंट होती है। तो इस वक्त यहाँ है ये, इस वक्त यहाँ लो है, तो आपकी यहाँ मूव कर जाएगी आपकी विंड। तो इंपॉर्टेंट करेक्शन जो आपको याद करनी है, ये हाई प्रेशर डजंट मीन मोर विंड। ये हाई प्रेशर मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ विंड है, बल्कि हाई प्रेशर मीन्स मोर एयर प्रेसिंग डाउन, कि ज्यादा एयर प्रेशर गई। अब ठंडी हवा है वो क्या करती है, ज्यादा कंडेंस, बहुत ज्यादा एक जगह इकट्ठा होके बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने लगती है। तो ये चीज आपको, ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है इन सब चीजों में। आई होप अभी तक हमने जो समझा वो सारा चीज आपको क्लियर है। अब देखते हैं आगे। एंड लो प्रेशर डजंट मीन लेस विंड, लो प्रेशर मीन्स लेस एयर प्रेशर। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, क्योंकि थोड़ा इमेजिन करने में ना, जैसे वेट वगैरह वो इजी रहता है, बाकी एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड इट लाइक दैट, क्योंकि अब आप पढ़े हुए हैं तो उसको अब ऐसे समझना है आपको कि लो प्रेशर मीन्स लेस एयर प्रेशर, की एयर का जो वेट है वो कम लग रहा है इस टाइम पे, ठीक है। विंड स्पीड डिपेंड्स ऑन डिफरेंस इन प्रेशर, हमें पता है विंड की स्पीड किस पे मैटर करती है, प्रेशर पे। ग्रेटर प्रेशर डिफरेंस, ज्यादा प्रेशर डिफरेंस आ जाता है, तो सपोज बहुत ज्यादा लेस प्रेशर वाली कंडीशन बन गई, तो जो हाई प्रेशर वाली कंडीशन से जो विंड आएगी वो तो बहुत ज्यादा एयर आ जाएगी वहां पे उसको फिल करने के लिए, तो वहां पे स्ट्रॉन्गर विंड्स देखने को मिलेगी। ऑल्सो एट हाई ऑल्टीट्यूड एयर प्रेशर इज लोअर बिकॉज एयर इज थिनर। आपको हाई ऑल्टीट्यूड पे क्या देखने को मिलता है कि कम प्रेशर है एयर का, क्योंकि वहां की जो एयर होती है वो बहुत ज्यादा थिन होती है। दैट इज वाई माउंटेन्स हैव लोअर प्रेशर, और आपको माउंटेन्स में लो प्रेशर कंडीशंस देखने को मिलती है। लेट्स क्विकली रिवाइज, हमने क्या क्या पढ़ा। हॉट एयर राइजेस, कोल्ड एयर सिंक्स। हमें पता है हॉट एयर ऊपर जाती है और कोल्ड एयर सिंक कर जाती है, नीचे आ जाती है। हॉट क्या होती है, लो प्रेशर वाली होती है। कोल्ड क्या होती है, हाई प्रेशर वाली होती है। विंड क्या होती है, मूव कैसे करती है, हाई टू लो जाती है। एंड लैंड हीट्स क्विकली एंड वाटर हीट्स स्लोली। सो मिनी फॉर्मूला जो यू शुड रिमेंबर इस हीट डिफरेंस की वजह से प्रेशर डिफरेंस होता है, एंड विंड मूवमेंट चेंज होती है उसकी वजह से, और आपको मानसून देखने को मिलती है। एंड दिस इज द होल मानसून स्टोरी इन वन से। मानसून को समझने से पहले मानसून बनता कैसे, उसके फैक्टर्स क्या है, क्या क्या चीजें मानसून ला रही है, ये सब समझना जरूरी है। और तो बुक में नहीं दे रखा, लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड, अदरवाइज क्या है कैसे नहीं वो नहीं समझ आएगा। तो अब फाइनली हम आते हैं मानसून पे। मानसून इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। यू नो मानसून हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे आधे से ज्यादा, हम इंडिया क्या एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, हम लोग बहुत ज्यादा क्रॉप्स में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा क्रॉप ग्रोइंग करते हैं। तो अगर हमें क्रॉप्स के लिए एक रेनफॉल चाहिए होता है, एक वाटर सोर्स चाहिए, जो हम सबसे ज्यादा रिलाई करते हैं मानसून पे ही। तो मानसून बहुत इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग मानसून रिवर फिलअप्स, सॉइल गेट्स वाटर एंड क्रॉप्स ग्रो, डेली लाइफ बिकम्स ईजियर। तो बहुत ज्यादा फायदे हैं हमारे लिए मानसून के। मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया डिपेंड ऑन मानसून रेनफॉल। मीनिंग ऑफ मानसून क्या होता है, अगर हम मीनिंग की बात करें तो मानसून जो वर्ड है वो कहाँ से आया, एक अरेबिक वर्ड से आया था जो है मौसम। ये अरेबिक वर्ड मौसम का मतलब है आपका मानसून, मीनिंग सीजन, इसका मतलब है सीजन। मौसम वर्ड का मतलब है सीजन। मानसून रेफर्स टू सीजनल विंड्स, ये जो हमारी सीजनल विंड्स है उसी को ही हम मानसून कहते हैं। These winds occur over Indian Ocean,
साउथ एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से जो हवाएं आती हैं तो वही हमारी मानसून या सीजनल विंड्स होती है। व्हाई डू मानसून हैपन? मानसून होता ही क्यों है? मानसून हैपन बिकॉज लैंड हीट्स एंड कोल्ड फास्टर देन सी। दिस क्रिएट चेंजेस इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड मूवमेंट। अभी हमने अच्छे से समझा साइड चेंज। तो समर मानसून क्या होता है? जो कि साउथ वेस्ट मानसून होता है, जो कि इधर से आ रहा होता है, उसको आप बोलते हैं, जो ये हमारा साउथ वेस्ट वाली लोकेशन, इसको आप बोलते हैं समर मानसून। तो साउथ, एस से एस याद रखना कि समर मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। क्या होता है? लैंड जल्दी गर्म हो जाएगी समर्स में। एशियन लैंड मास हीट्स अप रैपिडली। हॉट लैंड प्रोसेस लो प्रेशर पर है, उसकी वजह से क्या दिखेगा आपको? लो प्रेशर देखने को। जो आपकी एयर वो ऊपर चली जाएगी, तो हॉट एयर राइजेस। व्हेन एयर राइजेस लेस एयर रिमेन्स नियर सरफेस, रिजल्ट क्या होगा? लो प्रेशर बन जाएगा। ओशन रिमेन्स कूल है, उसकी वजह पर ओशन तो आपके कूल रहेंगे क्योंकि वो तो बहुत स्लोली टेम्परेचर चेंज आता है, तो सी हीट स्लोली। सो ओशन हैज रिलेटिवली कूलर एयर एंड हाई प्रेशर। अब ओशन के पास हाई प्रेशर हो रखा है और लैंड पे लो प्रेशर हो गया, तो मूव कर जाएगी विंड। विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर ऑलवेज मूव्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो विंड्स फ्रॉम ओशन टुवर्ड्स लैंड। अब ये जो विंड आई है आपके ओशन के बाद, उसमें तो मॉइस्चर होगा, तो दीज ओशन विंड्स कंटेन वाटर वेपर। व्हेन विंड्स रीच वार्म लैंड, मॉइस्चर कंडेंसेस, हेवी रेनफॉल अकर्स। उसकी वजह से क्या होता है? मॉइस्चर कंडेंस कर जाएगा और आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी। दिस मीन्स मॉनसून रेन। तो इसको हम बोलते हैं मॉनसून रेन। तो हम इसको साउथ वेस्ट मानसून क्यों कहते हैं? जैसे आपने इंडिया देखा, ये साउथ वेस्ट, एक तो ये डायरेक्शन है क्योंकि ये इस डायरेक्शन से आ रही है, इसलिए हम इसको साउथ वेस्ट बोलते हैं। समर्स में आपको देखने को मिलता है कि साउथ वेस्ट से आ रही होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ से भी आ रही थी, यहाँ से भी आ रही होती, पर देखो इसकी डायरेक्शन क्या है कि इंडिया से थोड़ा ईस्टर्न पार्ट कवर करते करते थोड़ा आगे जा रही होती है। These winds come from southwest direction, so it's called southwest monsoon. विंड जहां से भी आ रही होती है, उसका जो ओरिजिनेशन होता है हम उसको उसी पे नाम देते हैं। अराइवल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया। मानसून यूजुअली बिगिंस अर्ली जून में आ जाता है, स्टार्ट फ्रॉम सदर्न टिप ऑफ इंडिया। देखो सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट है? सदर्न टिप पास है यहाँ से, तो सबसे ज्यादा यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर धीरे 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 पूरे इंडिया में कवर हो जाता है। सदर्न पार्ट टिप में आती है सबसे पहले, देन मूव्स नॉर्थवर्ड, नॉर्थवर्ड जाता है ऊपर की तरफ, और मिड जुलाई तक इट कवर्स मोस्ट ऑफ इंडिया। जून में देखो स्टार्ट हुआ, अर्ली जून में स्टार्ट होगा, और मिड जुलाई तक वो पूरे इंडिया को कवर कर लेता है हमारा मानसून वाली इवेंट जो साउथ वेस्ट से चलती है। अब रोल ऑफ वेस्टर्न घाट्स भी जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न घाट्स एक्ट एज अ बैरियर, मोस्ट विंड्स हिट माउंटेन। वेस्टर्न घाट में जो भी माउंटेन है वो वहां पे आके हिट कर जाते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है? वेस्टर्न स्लोप्स गेट हेवी रेनफॉल, क्योंकि जो माउंटेन से पहले क्लाउड्स को रोक लेते हैं और वहां पे बहुत सारी बारिश करवा लेते हैं। बट ईस्टर्न साइड जो कि डेक्कन प्लेटू है, जो उसके पीछे वाला साइड है, सब ये देखो, ये हमारे माउंटेन्स, यहाँ से हमारे ये क्लाउड्स आए थे, ये रोक लेते हैं, आधे से ज्यादा बारिश करवाते हैं, कि जो बच्चे होते हैं वही ईस्ट वाली साइड इसकी जा पाते हैं। यहाँ पे क्या है? हमारा डेक्कन प्लेटू। तो दिस इज कॉल्ड रेन शेडो इफेक्ट। वहां वाले को रेन कम मिलती है, तो इसको क्या बोलते हैं? रेन शेडो इफेक्ट। डेक्कन प्लेटू गेट्स लेस रेनफॉल, दिस इज कॉल्ड रेन शेडो इफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे विंटर मानसून, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये हमारा नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये इस वाले एरिया से आ रहा है। देखो एक लैंड वाले एरिया से आ रहा है, तो क्या होगा? लैंड कूल्स फास्ट है, हमें पता है लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है, एंड ओशन रिमेन्स वार्म। तो लैंड क्या है? इस वक्त हाई प्रेशर है, और ओशन क्या है? रिलेटिवली लो प्रेशर। सो विंड डायरेक्शन कहाँ से होगी? विंड मूव लैंड टू ओशन आएगी। तो दीज विंड्स आर ड्राई, ये ड्राई है क्योंकि लैंड से आई है, तो ड्राई है। रिजल्ट ड्राई कंडीशन इन मच ऑफ एशिया, रेनफॉल इन साउथ इंडिया। सम विंटर्स विंड पास ओवर बे ऑफ बंगाल, दे कलेक्ट मॉइस्चर। कुछ जो विंड होती है वो बे ऑफ बंगाल से भी पास करके फिर साउथ इंडिया में आती है, तो दे कलेक्ट मॉइस्चर, देन ब्रिंग रेनफॉल टू ईस्ट इंडिया एंड साउथ इंडिया। इसकी वजह से ईस्ट इंडिया में और साउथ इंडिया में रेनफॉल लेके आती है। दिस इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट मानसून। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये नॉर्थ साइड से आ रही है, एक तो यहाँ से आती है, ये बे ऑफ बंगाल से थोड़ा बहुत वाटर कलेक्ट करके फिर रेनफॉल लेके आती है हमारे ईस्ट और साउथ वाले रीजन में, तो हम इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। वाई नॉर्थ ईस्ट? क्योंकि विंड कम्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। हाईएस्ट रेनफॉल प्लेस कौन सी? अगर आप ईस्ट में, आपको पता है जो मौसिनराम एंड मेघालय, ये सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करने वाले एरिया। रिसीव इज हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल इन वर्ल्ड, ठीक है, जैसे कि 11,000 मिलीमीटर। हमें पता है हम रेनफॉल को मिलीमीटर में मेजर करते हैं। दैट इज इनॉर्मस रेनफॉल, बहुत ज्यादा रेनफॉल है। पता है ना कि कितना ज्यादा रेनफॉल हो सकता है? 11,000 मिलीमीटर रेनफॉल। मॉनसून एंड इंडियन कल्चर। अब हमें पता है हमारी इंडिया में एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद आवर कल्चर, एंड वी आर वेरी कनेक्टेड विद एवरीथिंग, एंड आवर नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मॉनसून हैव इंस्पायर्ड इंडियन म्यूजिक। आपने कितने गाने सुने होंगे जो हमारे मॉनसून से इंस्पायर्ड है, जैसे कि मेघ मल्हार, अमृत वर्षिणी। दीज रागस आर लिंक्ड विद रेन। तो ये जो राग्स हैं वो आपके रेन के ऊपर बनाए गए हैं।
अगर आपको भी कोई ऐसा गाना याद है जो रेन के ऊपर है, डू कमेंट डाउन। मैं जानना चाहती हूँ आप कौन कौन से गाने जानते हो। ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मानसून, अगर हम नॉलेज की बात करें जो हमारे पास ट्रेडिशनल, अभी तो मॉडर्न नॉलेज है हमारे पास भी, वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजिकली एडवांस डिवाइसेस जिसकी वजह से हम मानसून के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालें। बट हम पहले के टाइम पे कैसे करते थे, पीपल इन इंडिया ऑब्जर्व नेचर केयर, हम नेचर पे ही रिलाई करते थे, नेचर पे ही डिपेंड होते थे ताकि नेचर के बारे में इन्फॉर्मेशन जान सके। फॉर एग्जाम्पल कोंकण कोस्ट फिशरमैन से कि इफ फिश कम टू द सरफेस मानसून में अराइव सून, अगर सरफेस पे फिश आने लगती तो वो लोग कहते थे कि अब मानसून आने का टाइम हो गया। सदर्न इंडिया में अगर आप जाओगे, एक गोल्डन शावर ट्री, ये गोल्डन कलर के ट्रीज होते हैं, मतलब इनकी जो लीव्स होती है वो येलोइश होती है, तो इनको कैसिया फिस्टुला भी कहते हैं। जब ये उगते हैं तो मानसून में आ रहा है विद इन 50 डेज, आपको 50 डेज में मानसून दिख जाएगा। क्रोज, जब क्रोज बहुत ज्यादा ऊपर बनाते हैं अपने नेस्ट को तो लेस रेनफॉल दिखेगी आपको, और जब बहुत ज्यादा नीचे बनाते हैं तो आपको हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगी। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जिसकी वजह से हमारे पहले के टाइम में जो फार्मर्स वगैरह तो वो देखते थे कि कब रेनफॉल आने वाली है। ट्रेडिशनल ऑब्जर्वेशंस हेल्प प्रेडिक्ट वेदर बिफोर मॉडर्न फोरकास्टिंग, पहले जब हमारे पास थे मॉडर्न डिवाइसेस लिए थे तो हम ट्रेडिशनल मेथड्स ही यूज करते थे। लेट्स क्विकली रिकॉल, हमने क्या देखा, समर में लैंड हॉट, लो प्रेशर, एंड ओशन में आपका हाई प्रेशर होता है, तो विंड कैसे मूव करेगी, सी टू लैंड, और उसकी वजह से रेनफॉल देखने को मिलती है। विंड में क्या है, लैंड कोल्ड है और हाई प्रेशर हो जाता है, ओशन में लो प्रेशर और विंड कैसे मूव करेगी, लैंड टू सी, जिसकी वजह से मोस्टली ड्राई विंड्स देखने को मिलती है। अब आपकी मेमोरी ट्रिक जो आपको याद रखनी वो है हॉट, समर्स में हॉट लैंड फुल स्ट्रिंग। अब समर्स ऐसे आता है, समर्स में बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है लैंड, तो क्या करेगा, अपनी तरफ रेन को खींचेगा कि भाई अगर आप बहुत ज्यादा गर्म है तो आप क्या कहेंगे, पानी को अपने पास लेके आएंगे ना। और विंटर्स में कोल्ड लैंड पुशेस विंड आउट, विंटर्स में अब इतनी ऑलरेडी ठंड है तो हवा का क्या करोगे, तो आप उसको भेज देते हो कि जाओ भाई जाओ ओशन के पास जाओ। फ्लो चार्ट समझो, समर्स मॉनसून में लैंड हीट्स, लो प्रेशर हो जाता है, सी विंड मूव्स इन, मॉइस्चर कंडेंसेस एंड रेनफॉल देखने को मिलता है। विंटर में क्या होता है, लैंड कूल्स हो जाता है, हाई प्रेशर देखने को मिलता है, ड्राई विंड्स मूव आउट एंड मोस्टली ड्राई विंड। शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। व्हाट डज मॉनसून मीन, मॉनसून मीन सीजनल विंड्स, मॉनसून क्या होती है, सीजनल विंड्स ही तो है जो कि मॉइस्चर रिच होती है या फिर ड्राई होती है। फ्रॉम विच लैंग्वेज डज द वर्ड मॉनसून केम, हमें अभी देखा इट कम्स फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसिम। What does mausim mean? Mausim means season. Why do monsoon occurs? Because land heats and cools faster than sea. What pressure develops over land in summer? Land में कैसा होगा, land ज्यादा summers में गर्म हो जाएगा, तो गर्म जब होता है तो क्या होता है, low pressure develops over land. In which direction does wind move? Wind moves from high pressure to low pressure. Why do monsoon winds bring rainfall? They carry moisture from the sea. What is southwest monsoon? Summer monsoon. S से याद किया था, S for southwest and S for summer. Summer monsoon winds coming from southwest direction. When does monsoon usually enter India? In early June. और कब तक पूरे इंडिया को कवर कर लेता है, मिड जुलाई। Why? When does monsoon cover most of India? By mid July. What is winter monsoon called? Winter monsoon को क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये हमारे लिए कैसी हवा लेके आती है, ठंडी। Why are winter winds mostly dry? They blow from land to sea. Which region? अब लैंड टू सी वाला पता है ना, क्योंकि लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है तो वो ठंडी हवाएं कैरी कर जाता है। विच रीजन रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, पार्ट्स ऑफ ईस्ट एंड साउथ इंडिया। विच प्लेस गेट्स हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, मौसम ग्राम इन मेघालय। अब हम देखते हैं क्लाइमेट एंड आवर लाइफ। क्लाइमेट इज क्लोजली कनेक्टेड विद ह्यूमन लाइफ, इट अफेक्ट्स आवर कल्चर, फेस्टिवल, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक एंड डेली लाइफ। ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफन डिपेंड ऑन सीजनल चेंज, हमने अच्छे से देखा था कि कैसे सीजन की चेंज की वजह से हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज में चेंज आया, इवन एनिमल्स की एक्टिविटीज में चेंज आ रहा था, प्लांट्स की एक्टिविटीज में चेंज आया था। मेनी ट्रेडिशंस इन इंडिया लिंक टू सीजन्स, फार्मिंग एक्टिविटीज। दिस इज बिकॉज इंडियन लाइफ हैज हिस्टोरिकली डिपेंडेड ऑन रेनफॉल, क्रॉप साइकिल्स, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है तो हमें तो बहुत जरूरत थी भाई रेन वगैरह की, तो हम तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट, और क्योंकि हम नेचर को इतना रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे में बहुत सारे कल्चर्स आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो नेचर की पूजा कर रहे हैं, तो इसलिए हम रेनफॉल और क्रॉप साइकिल्स के लिए हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपने उसके ऊपर। तो माई फेस्टिवल्स कनेक्टेड है माई क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर से, जैसे कि मेनी इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट्स सोइंग, हार्वेस्टिंग, रेन, सीजनल। काफी फेस्टिवल आपको इंडिया में तो ऐसे दिख जाएंगे जो हमारे एग्रीकल्चर को ही सेलिब्रेट करें, जैसे सोइंग को कि फसल उगाने का टाइम हो गया, उसके ऊपर आपका फेस्टिवल हो जाता है, हार्वेस्टिंग का टाइम हो गया तो फिर आपका फेस्टिवल देखने को मिला, रेन स्टार्ट होने वाली है तो फेस्टिवल, सीजन में चेंज आता है तो फेस्टिवल्स। तो देखिए हम कितने ज्यादा कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कितने ज्यादा बिहू, छठ पूजा, मकर संक्रांति, बैसाखी, पोंगल, विंटर फेस्टिवल, हेमेस, लुसोंग फेस्टिवल,
गुड़ी पड़वा एंड लोहड़ी एंड ओणम, कितने सारे फेस्टिवल्स आप देखिए, कितनी ज्यादा वैरायटी फेस्टिवल देखने को मिल रही है। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसे बिहू, पोंगल, बैसाखी, लोहड़ी, ओणम, मकर संक्रांति, छठ पूजा एंड गुड़ी पड़वा। These festivals reflect the connection between climate, agriculture and community life. क्या कनेक्शन हम हमारे बीच में हमारे एग्रीकल्चर को लेके ये फेस्टिवल्स उसको डिपिक्ट करते हैं। क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर की बात करें हम, तो एग्रीकल्चर डिपेंड्स ग्रेटली ऑन क्लाइमेट, हमें पता है, क्योंकि रेनफॉल बहुत ज्यादा जरूरी है। किस क्रॉप को कैसा टेम्परेचर चाहिए वो मैटर करता है। फार्मर नीड्स रेनफॉल, सुटेबल टेम्परेचर एंड प्रॉपर सीजन। क्लाइमेट अफेक्ट्स क्रॉप ग्रोथ, हार्वेस्ट क्वालिटी। तो क्लाइमेट की वजह से माइक्रो ग्रोथ में डिफरेंस आ जाता है, कैसी क्रॉप्स उगी है उस टाइम, हार्वेस्ट क्वालिटी में डिफरेंस आ जाता है। अब मॉनसून फेलियर हो जाता है, अगर मॉनसून फेलियर मीन्स पुअर रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। इफ रेनफॉल इज लो, एग्रीकल्चर सफर्स, क्रॉप्स में फेल एंड प्रोडक्शन डिक्रीजेस। आपने सुना होगा ऐसे चांसेस हो जाते हैं जब रेनफॉल नहीं आती तो फार्मर्स को कितना सफर करना पड़ता है, उनकी क्रॉप्स अच्छे से नहीं ग्रो कर पाती हैं। वाटर शॉर्टेज की सिचुएशंस आ जाती हैं, पीपल मे हैव डिफिकल्टी गेटिंग वाटर, समटाइम्स पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस फॉर वाटर। माइग्रेशन भी हो जाता है, एग्रीकल्चर लेबर्स में वो ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब वाटर नहीं होता, रेनफॉल नहीं होती, तो क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाती, तो लोग माइग्रेट कर जाते हैं फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, कि कुछ काम कर लेंगे सिटीज में। रीजन लैक ऑफ वर्क इन फार्म्स, फार्म बहुत सीजनल, फार्म में जो काम होता है बहुत सीजनल होता है, एक सीजन में आप काम करोगे, देन यू वेट फॉर द क्रॉप्स टू ग्रो, ताकि जब वो अच्छे से बड़े हो जाए तब आप उनको हार्वेस्ट करो। तो फार्म में जब भी कोई काम होता है तो उसमें काफी वेट भी देखने को मिलता है आपको, तो उसकी वजह से काफी टाइम तक जो फार्मर्स होते हैं उनको खाली बैठना पड़ता है। तो दिस मूवमेंट, जो इसकी वजह से जो मूवमेंट कर जाते हैं, लोग माइग्रेट कर जाते हैं सिटीज में विलेजेस से, तो उसको आप माइग्रेशन कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, फूड प्राइसेस में इंक्रीज देखने को, अगर क्रॉप्स अच्छे से नहीं उगती तो आपकी जो फूड है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो लोग उसकी इतनी तो हमारे पास क्वांटिटी नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं, लोग प्राइसेस बढ़ा देते हैं। व्हेन क्रॉप्स प्रोडक्शन डिक्रीजेस, ग्रेन बिकम्स कॉस्टली, ये क्योंकि कम है तो हम उसको एक्सपेंसिव कर देते हैं ताकि लोग ध्यान से उसको खरीदें और ज्यादा लोग उसको वेस्ट ना करें। वेजिटेबल्स बिकम कॉस्टली, फ्रूट्स बिकम कॉस्टली, दिस कॉजेस इन्फ्लेशन, इसी वजह से इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, मतलब राइज इन प्राइस। इन्फ्लेशन मीन्स राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट और इंडस्ट्रीज का भी बहुत रिलेशन है। Industries also depend on climate. Many industries need regular water supply and predictable weather. काफी इंडस्ट्रीज को वाटर सप्लाई चाहिए होता है, प्रेडिक्टेबल वेदर, जैसे कि आपकी फूड जो इंडस्ट्रीज होती है वो वेदर पे काफी डिपेंड होती है, कैसा वेदर है, कैसे फूड को वो स्टोर करेंगे, वो सब मैटर करता है। एग्जाम्पल, फार्मिंग इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स। क्लाइमेट डिस्टर्बेंसेस कैन अफेक्ट प्रोडक्शन। क्लाइमेट पे अगर कोई डिस्टर्बेंस होगी तो वो आपकी प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगी, जैसे कि क्लाइमेट डिजास्टर्स। क्लाइमेट डिजास्टर्स पुश प्रेशर ऑन सोसाइटी एंड इकोनॉमी। अगर क्लाइमेट डिजास्टर आ गई तो एकदम से इतना ज्यादा नुकसान हो सकता है, प्रॉपर्टी का, ह्यूमन लाइफ का, तो काफी प्रेशर आ जाता है सोसाइटी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर। एग्जाम्पल्स, ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, हीट वेव्स कितने ज्यादा अफेक्ट करते हैं हमारी जो रेगुलर लाइफ होती है। तो हमारी क्रॉप डैमेज हो जाती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, वाटर शॉर्टेज हो जाती है, इकोनॉमिक लॉसेस हो जाते हैं। अब हमारी क्लाइमेट और सोसाइटी भी कनेक्टेड है, जैसे कि क्लाइमेट अफेक्ट्स व्हाट वी ग्रो, व्हाट वी सेलिब्रेट एंड व्हाट वी ईट, हाउ इकोनॉमी फंक्शन। सो क्लाइमेट इज नॉट जस्ट वेदर, इट शेप्स लाइफ इटसेल्फ। तो अगर आप क्लाइमेट कहें कि बस सीजन में चेंज हो रहा है, वेदर में चेंज हो रहा है, इट्स नॉट। कितनी ज्यादा कनेक्शन है क्लाइमेट्स के, देखिए हमारी खुद की लाइफ से, हमसे रिलेटेड, हम क्या कर रहे हैं, कैसे अपनी लाइफ को रेगुलेट कर रहे हैं, वो सब क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। सो लेट्स क्विकली रिवाइज, हमने अभी तक क्या पढ़ा, क्लाइमेट अफेक्ट्स कल्चर, फेस्टिवल, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी। पुअर मॉनसून की वजह से क्रॉप फेलियर देखने को मिलता है, वाटर शॉर्टेज एंड माइग्रेशन एंड इन्फ्लेशन। एंड मेमोरी टिक जो आपको याद करनी है या फिर कीप इन माइंड इज दैट क्लाइमेट डिसाइड्स योर फूड, फेस्टिवल, इकोनॉमी एंड लाइफस्टाइल। फ्लो चार्ट, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, फूड सप्लाई, इकोनॉमी एंड ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करता है। शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज क्लाइमेट कनेक्टेड विद आवर लाइफ। Climates affect culture, agriculture, economy, and daily life. Why are many Indians festivals linked to season? Because they are connected with agriculture and seasonal changes. What is monsoon failure? Monsoon failure क्या है? Monsoon failure means poor rainfall during monsoon season. कि monsoon season तो आ गया लेकिन rainfall ही नहीं हो रही. What happens when monsoon fails? Agriculture suffers, water shortage occurs. Why do people migrate during monsoon failure? Agricultural laborers migrate due to lack of work. How does poor monsoon affect food prices? It reduces crop production, increases food prices. What is inflation? Inflation is a rise in prices of goods. How does climate affect industries? Industries depend on water supply and predictable weather. Name some climate related disasters: floods, drought, cyclones and heat waves. अब हम पढ़ेंगे climates and disasters. Different weather conditions can sometimes become extreme and causes disasters. कौन कौन सी weather conditions होती है हमने याद की थी वॉट पी से.
तो सारे फैक्टर्स से बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, लाइक बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई तो ड्रॉट की कंडीशन आ सकती है, बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गई तो फ्लड की कंडीशन आ सकती है। तो अगर कोई भी एक फैक्टर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है तो उसकी वजह से आपको डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं। इंडिया experiences many climate-related disasters because of diverse climate, long coastline, mountains and heavy monsoon winds। तो इनकी वजह से ये जो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से आपको डिजास्टर्स वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है। एग्जाम्पल साइक्लोन्स, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स। दीज डिजास्टर्स अफेक्ट पीपल, एग्रीकल्चर, रोड्स एंड बिल्डिंग एंड इकोनॉमी। तो अगर डिजास्टर्स आ रहे हैं तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो भी अफेक्ट होंगे। तो सबसे पहला जो डिजास्टर है वो है साइक्लोन। A cyclone is a powerful storm system with strong rotating winds and heavy rainfall। हमें पता है विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है और सर्कुलर मूवमेंट में होती है। तो जब बहुत ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स रोटेट करती है, उसकी वजह से आपको हेवी रेनफॉल देखने को मिलती है। एंड साइक्लोन्स यूजुअली फॉर्म ओवर सीज एंड ओशन। साइक्लोन्स अक्सर आपको सीज एंड ओशंस में ही देखने को मिलते हैं, ना कि लैंड पे, क्योंकि वहां पे तो लैंड पे क्या होगा, तब जब सीज ओशंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। कभी कभी लैंड वाला ये वाटर वाला एरिया एक जगह बहुत ज्यादा हीट हो गया, एक जगह बहुत लो हो गया, तो वही वाटर में भी कभी कभी टेम्परेचर डिफरेंसेस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको सीज एंड ओशंस में साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया कोस्ट लाइन एक्सपीरियंस साइक्लोन्स रेगुलर। हमारी इतनी लंबी कोस्ट लाइन है इसलिए हमें ज्यादातर साइक्लोन्स एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। जैसे कि ईस्टर्न कोस्ट हमारा, वाई ईस्टर्न कोस्ट मोर अफेक्टेड बिकॉज साइक्लोन्स ऑफन फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल। हमारी दो कोस्ट लाइन है, एक वेस्ट वाली एक ईस्ट में। आपको ज्यादातर साइक्लोन ईस्ट में देखने को मिलेगी क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल है उसमें ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वाली, आपको बे ऑफ बंगाल की वजह से साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं उस एरिया में। साइक्लोन्स का क्या इफेक्ट होता है? साइक्लोन कैन कॉज लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, डेथ ऑफ एनिमल्स, डैमेज टू हाउसेस, डैमेज टू रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अपरूटिंग ऑफ ट्रीज, सॉइल इरोशन। देखो ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं आपके साइक्लोन की वजह से। हाउ साइक्लोन्स फॉर्म, कैसे बनते हैं साइक्लोन? लो प्रेशर सिस्टम की वजह से। हमें पता है जहां ज्यादा लो प्रेशर हो जाता है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ऑल्दो वी हैव डन इट मल्टीपल टाइम्स, लेकिन स्टिल वी विल डू इट अगेन सो दैट ये चीज हमारे दिमाग में फिक्स हो जाए। Sometimes atmospheric pressure near sea becomes lower than surrounding layers। sea में ही lower pressure वाली system create हो जाती है। This creates low pressure center। Air rushes अब low pressure वाला है तो air तो आएगी उसको fill करने के लिए। Air always move from high pressure to low pressure। So surrounding air rushes toward low pressure। तो जो आसपास की है वो low pressure वाले में आ जाते हैं। Air from sea moves inward। वो क्या करने लगती है, वो inward move करने लगती है। Moisture comes with air। Moisture भी आता है क्योंकि भाई sea वाली air तो moisture तो आएगा। sea air क्या is moisture। As moist air rises, cools down and condenses, cloud form। उसकी वजह से क्या होता है, क्लाउड बनने लगता है और रेन स्टार्ट हो जाती है अपनी। जैसे ही मॉइस्चर वाली एयर आई वो कूल होने लगेगी और कंडेंस होने लगती है, उसकी वजह से क्लाउड्स बनेंगे और रेन स्टार्ट हो जाती है आपकी। विंड स्टार्ट्स रोटेटिंग बिकॉज अर्थ रोटेट्स। विंड तो रोटेट करती है क्योंकि अर्थ रोटेट कर। मूविंग एयर डज नॉट गो स्ट्रेट, ठीक है। इंस्टेड विंड्स कर्व रोटेट इनवर्ड। दिस क्रिएट्स स्पिनिंग स्टॉर्म सिस्टम एंड साइक्लोन डेवलप्स। लो प्रेशर इज इंटेंस। लो प्रेशर वाली कंडीशन बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाती है। विंड स्पीड बिकम्स हाई। विंड की स्पीड भी बहुत तेज हो जाती है। पावरफुल साइक्लोन फॉर्म्स। देखो ये है आई ऑफ द स्टॉर्म। कितना मतलब इमेज में ये इतना ज्यादा मैसिव लग रहा है, इतना बड़ा लग रहा है। तो सोचो रियल साइक्लोन जब मतलब आता होगा, ये भी रियल साइक्लोन की पिक्चर है, कितनी ज्यादा हार्श कंडीशंस हो जाती होगी। एट सेंटर ऑफ साइक्लोन इज अ काम क्लाउडलेस रीजन। अगर आप इसको जूम करके देखें तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, लाइक यहाँ पे इतना डिस्ट्रक्शन ऐसा मैसिव सा दिख रहा है, पर ये बीच में तो कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, इसको जो ये काम क्लाउडलेस रीजन है, दिस सेंटर इज कॉल्ड आई ऑफ द साइक्लोन। इसको हम बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। ये क्या होता है, यहाँ पे आपको लिटिल और नो क्लाउड्स देखने को मिला, रिलेटिवली काम वेदर। यहाँ पे आपको नॉर्मल वेदर देखने को मिल रहा था, रिलेटिवली काम, बट अराउंड आई स्ट्रॉन्ग विंड। अगर पर इसके जो आसपास वाले एरिया यहाँ पे तो बहुत ज्यादा तेज, ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट विंड चल रही होगी। क्लाउड्स क्या होते हैं, क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस क्रिस्टल्स, और बोथ, या तो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं या फिर आइस क्रिस्टल से बनते हैं। These remain suspended in atmosphere। ये एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रहते हैं, इसकी वजह से आपको रेन देखने को मिलती है। अब हम पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। हमें पता है काफी सारे मैनेजमेंट है हमारे में जो कि मेंटेन करते हैं, जो कि ध्यान रखते हैं ऐसे टाइम पे। तो हमारे पास क्या है, इंडिया हैज ऑर्गेनाइजेशंस टू हैंडल डिजास्टर, जिसको बोलते हैं IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इट ट्रैक्स साइक्लोन्स, प्रेडिक्ट्स वेदर एंड गिव वार्निंग्स, ताकि हम लोगों को पहले से ही प्रोटेक्ट कर सकें। द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF is specially trained to respond to natural as well as human made disaster। ह्यूमन की वजह से जो डिजास्टर आ रहा है, ये नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं, ये लोग हेल्प करते हैं। हमारी जो NDRF टीम है, NDRF battalions are located at 12 different locations in India। 12 different locations पे located है।
The NDRF has played a key role in rescue and evacuation during disasters like cyclones, landslides and floods. कभी भी साइक्लोन्स या फिर नेचुरल डिजास्टर आते हैं तो न्यूज में आप सुनोगे कि एनडीआरएफ की टीम ने हेल्प की। एनडीआरएफ की टीम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो उनको ऐसे ट्रेन किया जाता है ताकि वो ऐसी कंडीशंस में बाकी लोगों की हेल्प कर सके। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइक्लोन फॉर्मेशन, मूवमेंट, लैंडफॉल लोकेशन। ये पहले ही लोगों को वार्न कर देते हैं कि देखो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। पर समटाइम्स सम पीपल कांट टेक एक्शन, सम टाइम नहीं हो पाता या कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती तो फिर क्या होता है, वो लोग बेचारे फंस जाते हैं। तो स्टिल एनडीआरएफ रीच टू देम एंड हेल्प देम। दिस हेल्प पीपल प्रिपेयर। NDRF क्या नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फॉर्म, इट इज स्पेशली ट्रेन फॉर रेस्क्यू, इवैक्यूएशन एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स। NDRF हेल्प्स ड्यूरिंग साइक्लोन्स, फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड। फिर रिकॉल देखते हैं साइक्लोन्स कब बनता है, जब लो प्रेशर डेवलप होता है, मॉइस्ट एयर रशियन आ जाती है, विंड रोटेट्स कर जाती है। सेंटर ऑफ साइक्लोन को आप आई बोलते हैं। मेमोरी टिक है लो प्रेशर फुल स्टॉर्म। इतना ज्यादा लो प्रेशर हो जाता है कि अब वो खाली खाली हो गया तो वो अपने आप को भरता है तो वो स्टॉर्म्स को अपनी तरफ खींचता है। लो प्रेशर है साथ में मॉइस्ट विंड से तो साइक्लोन फॉर्म देखने को मिलता है आपको। फ्लो चार्ट की तरफ समझते हैं। लो प्रेशर मतलब नियर सी एयर रशेस इन मॉइस्चर, इंटर्स क्लाउड और रेन्स का फॉर्मेशन होता है। विंड रोटेट कर होती है जिसकी वजह से आपको साइक्लोन देखने को मिलती है। व्हाट आर क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स, क्या है क्लाइमेट डिजास्टर्स कॉज्ड बाय एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। नेम सम क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स। साइक्लोन, फ्लड्स, लैंडस्लाइड। व्हाट इज अ साइक्लोन? A cyclone is a powerful storm with strong rotating winds and heavy rain. Why do cyclones usually form? Where do? कहाँ बनते हैं? Cyclones usually form over seas and oceans. और अगर ओशन की बात करें तो बे ऑफ बंगाल में ज्यादा देखने को मिलते हैं आपको। Which coast of India gets many cyclone? Eastern coast of India. What causes cyclone formation? Intense low pressure system and strong winds. Why do air move towards low pressure? Wind always move from high pressure to low pressure. What is the eye of a cyclone? Calm, cloudless center of cyclone. What are clouds made of? Water droplets and ice crystals. What does IMD do? IMD tracks weather and predicts cyclones. What is NDRF? National Disaster Response Force. What does NDRF do? It helps in rescue and evacuation during disasters. अब आपने पढ़ा कि बे ऑफ बंगाल में बहुत ज्यादा साइक्लोन्स बन रहे हैं, अरेबियन सी में नहीं बनते हैं। बे ऑफ बंगाल हैज वार्मर वाटर, उसका जो पानी होता है वो वार्म होता है। Cyclone needs warm ocean water, usually above 26 degrees Celsius. Bay of Bengal is generally warmer than Arabian Sea. Arabian Sea is comparatively colder than Bay of Bengal. और साइक्लोन्स को बनने के लिए वार्म वाटर चाहिए होता है क्योंकि वार्म वाटर की वजह से लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है। क्योंकि वहां पे क्या कर जाएगी, जो आपकी विंड होगी वो राइज कर जाएगी तभी तो लो प्रेशर सिस्टम पड़ेगा। तो इसलिए वाई देखते हैं। इट इज मोर एनक्लोज्ड एंड ट्रैप हीट बेटर। अब ये लो प्रेशर मतलब क्यों गर्म है आपका पानी बे ऑफ बंगाल? क्योंकि अगर आप इस मैप को देखें तो अरेबियन सी कितना ज्यादा खुला हुआ है, यहाँ पे कितना ज्यादा ओपन है तो वाटर है तो आराम से यहाँ पे मॉडरेट है। पर अगर बे ऑफ बंगाल को देखें तो ये ज्यादा ट्रैप है। देखो कैसे लैंड आसपास लैंड है इसके, इसकी वजह से आपका जो बे ऑफ बंगाल है वो गर्म है और ट्रैप करता है हीट को बेटर। वार्मर वाटर मीन्स मोर इवेपोरेशन, ज्यादा इवेपोरेशन होगा, more moisture होगा एयर में, this gives more energy to cyclones. More moisture. Bay of Bengal receives water from many major rivers. काफी rivers से पानी आता है जैसे गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी. These rivers bring huge amounts of fresh water. This makes bay water warmer near surface and less salty. Less salty water mixes less easily with deeper, cooler water, so surface stay warm. जो आपका सॉल्टी वाटर वो नीचे चला जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो सरफेस है वो वार्म रहता है। वार्म सरफेस की वजह से ज्यादा साइक्लोन को एनर्जी मिलती है। अरेबियन सी हैज अ स्ट्रॉन्गर वर्टिकल मिस्ट सी। वही जो आपकी अरेबियन सी है उसमें जो पानी आता है उसकी वर्टिकल मिक्सिंग होती है। मतलब अरेबियन सी ऑफन हैज स्ट्रॉन्गर विंड्स, मोर मिक्सिंग ऑफ सरफेस वाटर विद कूलर डीप वाटर। वो आपस में ही कर रहा होता है अपना वाटर मिक्सिंग। दिस ब्रिंग्स कूलर वाटर अपवर्ड। वो उसकी वजह से क्या होता है, जो नीचे कूलर वाटर था वो अपवर्ड आ जाता है। Result, sea surface cools down. Cooler water is less favorable for cyclone formation. तो वहां का जो पानी होता है वो ठंडा रह जाता है तो उसकी वजह से साइक्लोन वहां कम बनते हैं। बे ऑफ बंगाल शेप्स हेल्प साइक्लोन्स। बे ऑफ बंगाल की जो शेप है वो हेल्प करती है साइक्लोन को बनने के लिए। बे ऑफ बंगाल इज शेप्ड समवन लाइक अ फनल। अगर आप मैप में देखते हो तो कुछ फनल से आपको शेप दिख रहा है। देखो कैसे ऐसा फनल सी शेप दिख रही है आपको।
तो उसकी वजह से भी आपके साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। साइक्लोन्स मूव नॉर्थवर्ड, विंड गेट्स कंसंट्रेटेड। जैसे ही साइक्लोन नॉर्थ की तरफ आएंगे, विंड कंसंट्रेट हो जाते हैं। दिस कैन इंटेंसिफाई स्टॉर्म्स, उसकी वजह से स्टॉर्म्स इंटेंसिफाइड हो जाते हैं। ऑल्सो सराउंडिंग लैंड गाइड साइक्लोन पाथ टूवर्ड्स ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार। जो सराउंडिंग का लैंड है उसकी वजह से क्या होती है, जो हमारा साइक्लोन शिफ्ट होता रहता है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में, बांग्लादेश एंड म्यांमार। अरेबियन सी हिस्टोरिकली हैड ड्राई एयर। अगर आप अरेबियन सी की बात करते हो तो वहां पे मतलब पहले से ही वहां पे आपको ड्राई एयर देखने को मिलती थी। ड्राई एयर कैन वीकन साइक्लोन डेवलपमेंट बिकॉज साइक्लोन नीड मॉइस्ट एयर। अब साइक्लोन को बनने के लिए मॉइस्ट एयर चाहिए। पर अरेबियन सी में कौन सी एयर चलती है, ड्राई एयर चलती है, तो हिस्टोरिकली फ्यूअर साइक्लोन्स फॉर्म है, तो वहां पे कम साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। बट अरेबियन सी साइक्लोन्स आर इंक्रीजिंग। अब आपको देखिएगा कि अरेबियन सी में भी साइक्लोन इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अरेबियन सी इज वार्मिंग टू, सो नाउ मोर साइक्लोन्स आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। अब अरेबियन सी का भी पानी धीरे धीरे गर्म होने लगा, तो आपको साइक्लोन्स वहां पे भी देखने को मिले। एग्जाम्पल साइक्लोन टुकाटे, साइक्लोन निसाग्राम। सो अरेबियन सी इज नो लॉन्गर साइक्लोन पे। अब तो ऐसा नहीं है कि वहां साइक्लोन नहीं हो रहे। तो वैसे ही आपके एग्जाम में नहीं आएगा, सिंपली आपको एग्जाम में आएगा कि कहाँ कौन से रीजन में होता, तो आप बे ऑफ बंगाल लिख के आओगे। दिस इज फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो बे ऑफ बंगाल में वार्मर वाटर है, मोर मॉइस्चर है, तो फनल शेप की शेप है, उसकी वजह से साइक्लोन देखने को मिलता है। वहीं अरेबियन सी में स्लाइटली कूलर वाटर, रिलेटिवली ड्राई एयर एंड लेस फेवरेबल शेप एंड फ्यूअर साइक्लोन्स। तो बे ऑफ बंगाल में वार्म प्लस वेट, मोर साइक्लोन। अरेबियन सी में कूलर एंड ड्राई, फ्यूअर साइक्लोन्स। So the correct idea is, आप ऐसे नहीं बोलेंगे Arabian Sea has no cyclones, बल्कि बोलेंगे Arabian Sea has cyclones too, but Bay of Bengal is more favorable for cyclone formation. अब other climate related disasters देखते हैं। Apart from cyclones और कौन से होते हैं? Climates can also cause floods, landslides and forest fires. तो ये भी तो हमारे climate related disasters है, तो हम इनको भी डिस्कस करेंगे। These disasters affect people, property, agriculture, environment, इकोनॉमी। तो ये सारी चीजें हमारी अफेक्ट होती है डिजास्टर की वजह से। तो सबसे पहले पढ़ेंगे फ्लड के बारे में। अ फ्लड हैपन व्हेन वाटर ओवरफ्लोज इनटू लैंड दैट इज नॉर्मली ड्राई। एक लैंड है वो यूजुअली ड्राई रहता है, बट समटाइम्स व्हाट हैपन, डैम्स की वजह से या फिर बहुत ज्यादा एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से वाटर ओवरफ्लो कर जाता है। तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, फ्लड लाइक कंडीशंस। इन सिंपल वर्ड्स, टू मच वाटर स्प्रेड्स ओवर लैंड। बहुत ज्यादा लैंड पे वाटर आ गया, आपका कोई जगह नहीं है उसको ड्रेन होने की, तो वो सारा वही इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से आपको फ्लड देखने को मिलता है। क्या क्या फ्लड के रीजंस हो सकते हैं? हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून, वेरी हैवी रेनफॉल में अकर। लैंड कैन नॉट एब्जॉर्ब ऑल वाटर, क्योंकि लैंड इतनी जल्दी पानी तो ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाता ना, तो वो एक्सेस वाटर फ्लो ऑन सरफेस रह जाता है। दिस इज कॉल्ड रन ऑफ वाटर। ये जो एक्सेस वाटर रह जाता है उसको आप बोलते हैं रन ऑफ वाटर। ओवरफ्लो ऑफ रिवर्स एंड लेक्स, वाटर में कलेक्ट इन रिवर्स। वाटर आपका रिवर्स में कलेक्ट होता है, लेक्स में कलेक्ट होता है। इफ वाटर लेवल राइजेस टू मच, अगर कभी कभी आपका लेवल बढ़ जाता है, लाइक इन समर्स जब आपकी ग्लेशियर मेल्ट कर जाते हैं तो रिवर्स का लेवल राइज हो जाता है। वाटर्स रिवर्स ओवरफ्लो। रिवर बैंक्स में ब्रेक, जो रिवर में ऐसे बैंक्स बनाए होते हैं ताकि पानी आगे ना जाए, तो क्या कर जाते हैं, टूट जाते हैं और वाटर आपका आगे लैंड एरिया में निकल जाता है। तो रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, फ्लडिंग। फ्लड प्रोन स्टेट्स कौन कौन से इंडिया में, ऐसे कौन से स्टेट है जहाँ आपको फ्लड देखने को मिलते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला, आंध्र प्रदेश एंड असम। यहाँ पे आपको काफी फ्लड लाइक कंडीशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि इन एरियाज में अगर आप देखें तो जो वाटर का सोर्स है वो बहुत ज्यादा मैसिव सोर्स है। उत्तर प्रदेश में रिवर्स पास होती है, बिहार में भी रिवर्स पास होती है, केरला, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे भी ये भी वाटर सोर्स के बहुत पास है। वाई? हैवी मानसून हैवी मानसून रेनफॉल, लार्ज रिवर्स एंड लो लैंड एरियाज। ठीक है। अर्बन फ्लडिंग क्या होती है? अर्बन मतलब सिटीज। तो सिटीज में आप क्या देखेंगे, सिटीज में भी फ्लड्स आते हैं क्योंकि वहां पुअर ड्रेनेज होते हैं, ज्यादातर कंक्रीट की रोडें होती है जो कि वाटर को जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। ब्लॉक वाटर वेस्ट होते हैं टू मच ऑफ कंस्ट्रक्शन की वजह से, कंक्रीट रोड सर्फेसेस की वजह से। कंक्रीट डज नॉट absorb water well, so rain water collects quickly. Why concrete cause flooding? वही क्योंकि नेचुरल सॉइल तो चलो आपका एब्जॉर्ब भी कर लेते, लेकिन कंक्रीट एस्फॉल्ट कहते हैं जिसे, डजंट एब्जॉर्ब वाटर। तो आपको क्या देखने को मिलता है कि वाटर स्टेज ऑन सरफेस। ग्लेशियल फ्लड्स भी होती हैं। ग्लेशियल फ्लड्स क्या होते हैं? इन हिमालयस ग्लेशियर मेल्ट कर जाता है, वाटर कलेक्ट्स टू फॉर्म ग्लेशियल लेक्स। तो लेक्स बनते हैं जो कि ग्लेशियल वाटर लेके आती हैं। दीज लेक्स आर हेल्ड बाय रॉक्स, आइस। फिर एकदम से क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव वाटर बन जाता है। When lakes formed by melting glaciers suddenly breaks its boundary, ice or rock barrier, releasing huge amounts of water. वैसे तो आइस का बैरियर होता है या फिर रॉक का बैरियर होता है, पर क्या होता है समटाइम्स बहुत ज्यादा एक्सेसिव वाटर हो जाता है तो वो उसको भी तोड़ के आगे बढ़ जाता है। तो ग्लेशियर मेल्ट्स टू फास्ट, हैवी रेनफॉल अकर हो जाती है आपकी।
So pressure increases and barrier may break, water burst out suddenly. This is called glacial burst. इसको आप glacial burst कहते हैं. It causes severe flood, destruction of roads and villages. अब आपके पास एग्जाम्पल है केदारनाथ डिजास्टर. आपने सुना होगा 2013 में एक मैसिव डिजास्टर आया था जो जिसमें आपको ग्लेशियल बर्स्ट देखने को मिलता है. हेवी रेन ग्लेशियल बर्स्ट कॉज डिजास्टर इन उत्तराखंड. क्या क्या हुआ था उसकी वजह से काफी नुकसान हुआ था. विलेजेस वॉश्ड अवे, रोड्स डिस्ट्रॉयड, ब्रिजेस डैमेज, मेनी डेथ्स अकर्ड अराउंड केदारनाथ टेम्पल. अब नेक्स्ट डिजास्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लैंडस्लाइड. एज द नेम सजेस्ट लैंड स्लाइड कर जाता है. तो लैंडस्लाइड इज सडन मूवमेंट ऑफ रॉक, सॉइल और डेब्रिस डाउनहिल. तो जब ये सब नीचे खिसक आता है तो उसको आप बोलते हैं लैंडस्लाइड. इन सिंपल वर्ड्स एंड सडनली कोलैप्सेस और स्लाइड्स डाउन. कॉजेस क्या हो सकते हैं? नेचुरल कॉजेस, हेवी रेनफॉल, अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटीज. तो ये सारे हमारे कॉज होते हैं लैंडस्लाइड्स के. हेवी रेन लूजन सॉइल. जब बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है तो क्या होता है? हमारी जो मिट्टी होती है जो यूजली बहुत टाइट होती है वो लूज हो जाती है. तो सॉइल एंड रॉक स्लाइड डाउन. उसकी वजह से जो सॉइल है वो नीचे खिसक आती है. ह्यूमन कॉजेस. ह्यूमन की वजह से भी हमारी एक्टिविटीज ऐसी हार्मफुल है हमारे नेचर्स के लिए जो जिनकी वजह से हमें लैंडस्लाइड देखने को मिलती है. फॉर एग्जाम्पल कटिंग फॉरेस्ट. आपको पता है हम जब फॉरेस्ट में पेड़ लगाते हैं या फिर यूजली पेड़ लगाते हैं तो उसकी जो रूट्स होती है वो मिट्टी को टाइटली पकड़ के रखती है. पर अगर आप पेड़ ही काट देंगे तो कौन पकड़ेगा मिट्टी को? तो वो उसकी वजह से आपको लैंडस्लाइड देखने को मिलती है. अनसेफ कंस्ट्रक्शन की वजह से टू मेनी बिल्डिंग्स एंड ब्लॉकिंग नेचुरल वाटर फ्लो. Trees normally hold soil together with roots. Without trees, soil becomes loose. ये वही बात हो गई. लैंडस्लाइड प्रोन रीजन. अगर हम देखें कौन कौन सी जगह पे आपको लैंडस्लाइड देखने को मिलती है तो वो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. तो इन एरियाज में आपको अक्सर लैंडस्लाइड के केसेस देखने को मिलते हैं. नाउ लेट्स मूव टू फॉरेस्ट फायर. फॉरेस्ट फायर क्या होता है? अ फॉरेस्ट फायर इज अनकंट्रोल्ड फायर स्प्रेडिंग थ्रू वेजिटेशन. बहुत ज्यादा फायर लग जाती है फॉरेस्ट में और वो स्प्रेड ही करती जाती है तो इसको आप फॉरेस्ट फायर बोलते हैं. इट स्प्रेड्स रैपिडली. क्या क्या कॉजेज है? कॉजेज है नेचुरल कॉजेज, ड्राई क्लाइमेट, ड्रॉट, हाई विंड्स. ड्राई प्लांट्स कैचेस फायर. जो हमारे ड्राई प्लांट्स होते हैं सूखे होते हैं वो आपस में विंड की मूवमेंट की वजह से एक दूसरे से रब कर जाते हैं जिसकी वजह से आपको फायर देखने को मिलती है. ह्यूमन कॉजेज हो सकते हैं जैसे कि ह्यूमन बहुत केयरलेसली एक्ट करता है समटाइम्स. तो क्या करता है? सीक्रेट पी के कहीं भी फेंक देते हैं और अगर वो फायर वाले एरिया में, फॉरेस्ट वाले एरिया में, तो क्या होगा? जो हमारे ड्राई प्लांट्स होंगे वो फायर इजिली कैच कर लेंगे. केयरलेसनेस, अनअटेंडिंग फायर. आपने देखा होगा कि जो कैंपिंग वगैरह पे लोग जाते हैं तो वहां पे फायर जलाते हैं तो समटाइम्स वो उसको बुझाते ही नहीं, ऐसे ही छोड़ के आ जाते हैं. उसकी वजह से आपके फॉरेस्ट फायर हो जाती है. थ्रोइंग बर्निंग ऑब्जेक्ट्स, जलते हुए ऑब्जेक्ट्स फेंक देते हैं. फॉरेस्ट फायर प्रोन एरियाज कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी आपके जहाँ फॉरेस्ट होंगे जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड वेस्टर्न घाट. इफेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर. डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में आग लगी तो फॉरेस्ट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारा. हमारी जो वाइल्ड लाइफ स्टे करती है उनको हार्म होता है. स्पॉइल एयर क्वालिटी. फॉरेस्ट की वजह से कितना फायर की वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है जिसकी वजह से आपको एयर क्वालिटी खराब देखने को मिलती है. डैमेज इको सिस्टम, डिस्प्लेस कम्युनिटीज. वहां पे जो लोग रहते हैं उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है. इकोनॉमिक लॉसेस ऑल्सो. इसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस भी होते हैं आपको क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं कुछ तो जो बहुत इकोनॉमिक वैल्यू होल्ड कर रहे होते हैं तो वो भी नुकसान हो जाता है हमारा. रोल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. हमारी क्या क्या एक्टिविटीज हैं? Many disasters become worse because of deforestation, poor construction, blocking waterways, urbanization without plan. हमारी इतनी सारी एक्टिविटीज है, ह्यूमंस की इतनी एक्टिविटीज है जिसकी वजह से डिजास्टर. एक तो पहले हमारा इतना नुकसान होता है डिजास्टर की वजह से और हम भी और कहते हैं ना आग में घी डालने का काम वो कर देते कि हम भी जाके गलत काम कर देते थे जिसकी वजह से और भी ज्यादा हमको डैमेजेस देखने को मिलते हैं. सो डिजास्टर्स आर ऑफन कॉज्ड बाय नेचुरल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स बोथ टुगेदर. तो लेट्स क्विकली रिकॉल. फ्लड क्या होता है? एक्सेस वाटर ओवर लैंड. लैंडस्लाइड सडन मूवमेंट ऑफ सॉइल एंड रॉक. फॉरेस्ट फायर अनकंट्रोल्ड फायर इन वेजिटेशन. वाटर फ्लड से रिलेटेड. लैंडस्लाइड्स एंड फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड. ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. फ्लो चार्ट. हेवी रेन की वजह से फ्लड और लैंडस्लाइड के चांसेस बनते हैं. ड्राई वेदर की वजह से फॉरेस्ट फायर देखने. शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज अ फ्लड? फ्लड क्या है? ओवरफ्लो ऑफ वाटर इनटू नॉर्मली ड्राई लैंड. व्हाट कॉजेस फ्लड? हेवी रेनफॉल एंड ओवरफ्लो ऑफ रिवर्स और लेक्स. What is runoff water? Water flowing over land surface after rainfall. Why do cities face floods? Poor drainage and excessive construction. Concrete. आप concrete भी mention कर सकते हैं. What is a glacial burst? Sudden release of water from glacial lakes after barrier breaks. What is a landslide? Sudden collapse or movement of rock, soil or debris. What causes landslides? Heavy rain, earthquake and unsafe human activities. What is a forest fire? Uncontrolled fire spreading through forest or vegetation. What causes forest fire? Dry weather, drought, high winds, and human carelessness. How do forest fires affect environment?
दे डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड हार्म एयर क्वालिटी। अब हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट डजंट ऑलवेज रिमेन सेम। हमें पता है क्लाइमेट ऑल्दो यूजुअली चेंज होता है लेकिन हमेशा नहीं सेम रहता है। ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम क्लाइमेट कैन चेंज। बहुत टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि क्लाइमेट में भी चेंजेस आते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज मीन्स लॉन्ग टर्म चेंजेस इन क्लाइमेट पैटर्न्स। अब क्लाइमेट तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, उस पैटर्न में अगर आपको चेंज देखने को मिलता है तो आप बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। These changes क्या क्या हो सकते हैं? टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, वेदर इवेंट्स। क्लाइमेट चेंज कैन हैपन ग्लोबली और रीजनली। या तो इंटायर लेवल, ग्लोबल लेवल पे आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा, या फिर रीजनली कि कुछ एरिया में आपको टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिले, कुछ एरिया के क्लाइमेट में डिफरेंस देखने को मिले। तो क्या क्या है कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज? इन द पास्ट क्लाइमेट चेंज ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस। पहले तो नेचुरल प्रोसेसेस ही मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, चेंजेस इन अर्थ ऑर्बिट हो गया, नेचुरल चेंजेस ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स की नेचर में ही चेंज आ रहा है, उसकी वजह से आपको चेंजेस देखने को मिले। पर आज के टाइम पे क्या होता है? प्रेजेंट क्लाइमेट चेंजेस मोस्टली ह्यूमन कॉज। आपके टाइम पे ह्यूमंस ही लगे हुए हैं चेंज, इतनी सारी वो अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ही मेन रीजन है कि हमारे क्लाइमेट में चेंज आ रहा है। सिंस द 19th सेंचुरी क्लाइमेट चेंज हैज मेनली इंक्रीज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि major causes of burning of fossil fuels, deforestation, harmful industrial practices and excessive consumption। तो हम नेचर को इतना इस्तेमाल कर रहे हैं पर हम उसको वापस से रेजुविनेट करने का टाइम ही नहीं दे रहे हैं। उसकी वजह से भी हम बहुत ज्यादा नेचर पे प्रेशर डाले हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स आर एनर्जी सोर्सेज फॉर्म फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट डाइड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। तो जो हमारी जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो ये बहुत टाइम तक मिट्टी में रहते हैं, तो इनकी वजह से एक फ्यूल जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ये एक एनर्जी का सोर्स का काम करता है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। दीज फॉर्म्ड अंडर हीट प्रेशर ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। काफी सालों तक हीट और प्रेशर की वजह से ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स कॉजेस क्लाइमेट चेंज। अब फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से क्या होता है? बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड अदर ग्रीन हाउसेस गैस। दीज गैसेस ट्रैप हीट। ये जो बहुत सारी ऐसी गैस रिलीज होती है जो कि क्या करती है? हीट को ट्रैप करती है। उसकी वजह से आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। सन सेंड्स हीट टू अर्थ। एक तो सन एक बहुत बड़ा मेजर सोर्स है हीट का अर्थ के लिए, वहां से आ रही होती है हीट, और ऊपर से हम भी बहुत ज्यादा रिलीज करने लगते हैं ऐसी गैसेज जो हीट को पकड़ने लगती हैं। तो क्या होता है? सम हीट एस्केप्स बैक। कुछ हीट तो चली जाती है बट गैसेज इन एटमॉस्फेयर ट्रैप सम हीट। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब हमारी एटमॉस्फेयर की गैसेज बहुत ज्यादा हीट को ट्रैप करने लगती है तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर वार्म होने लगता है, तो उसकी वजह से आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। अभी अगर आप नोटिस करें तो यूजुअली इन दिस टाइम जिसमें हम अभी रह रहे हैं, अब आपको विंटर्स बहुत कम देखने को मिलती है। लाइक बहुत कम में बहुत, लाइक पहले जितनी देखने को मिलती थी अब उतनी विंटर्स देखने को नहीं मिल रही है हमको। तो दिस नेचुरल वार्मिंग इज यूजफुल। कभी कभी दिस देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन एक्सेसिव ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस नेचुरल वार्मिंग इज यूजफुल। व्हाई? क्योंकि अर्थ स्टेज वार्म इनफ फॉर लाइफ। मतलब कि हमें वार्म तो चाहिए ताकि लाइफ कंटिन्यू हो सके। विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होगा? अर्थ वुड बी टू कोल्ड। अगर गैसेस जो है वो हीट एनर्जी ट्रैप ही नहीं करेगी तो बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी, पर हमें जीने के लिए, लाइफ कंटिन्यू करने के लिए हीट चाहिए। पर क्या हो रहा है इस टाइम में? बहुत ज्यादा हीट कलेक्ट हो रही है। प्रॉब्लम क्या है? टू मच ग्रीन हाउस गैस। ह्यूमन एक्टिविटीज रिलीज टू मच CO2, मीथेन एंड अदर गैसेस। एक्स्ट्रा गैसेस ट्रैप मोर हीट एंड रिजल्ट अर्थ बिकम्स वार्म। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ राइट्स इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर। अर्थ का एक एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए जो मेंटेन रहना चाहिए, पर उसमें क्या इंक्रीज आ रहा है, उसकी वजह से आपको ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज कॉजेज राइज टेम्परेचर्स, changing rainfall pattern, extreme weathers and climate disasters. Effects in India. अगर हम इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे अगर हॉटर टेम्परेचर है तो शॉर्टर विंड्स हैं, शॉर्टर विंटर्स देखने को मिलेंगे आपको, इरेगुलर रेनफॉल देखने को मिली। तो आपके जो टेक्स्ट में एग्जाम्पल दे रखा था वो ये था कि इन अर्ली 2025 इंडियाज एवरेज टेम्परेचर वॉज 1 to 3 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल। पहले तो हमारा 1 से 3 डिग्री के बीच में रहता था, बट विंटर बिकेम शॉर्टर एंड माइल्डर। अब आप देखेंगे कि विंटर्स क्या हुए? शॉर्टर हो चुके हैं, माइल्डर हो चुके हैं, कम विंटर्स है। इम्पैक्ट भी आया मैं एग्रीकल्चर पे, जैसे कि क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स क्रॉप प्रोडक्शन, फार्मिंग साइकिल्स। प्रॉब्लम है इरेगुलर रेन हो रही है, हीट स्ट्रेस हो रहा है,
तो इम्पैक्ट ऑन स्मॉल इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलता है हमें, जैसे कि रेनफॉल इन सबसे कनेक्टेड है तो इन सब पे इनका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्लाइमेट इन सबसे इम्पैक्टेड है। मेनी इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन प्रेडिक्टेबल वेदर एंड वाटर अवेलेबिलिटी। क्लाइमेट चेंज डिस्टर्ब प्रोडक्शन। क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर। क्लाइमेट चेंज इंक्रीजेस चांसेस ऑफ फ्लड्स, ड्रॉट, साइक्लोन्स एंड हीट वेव। अंडरस्टैंडिंग दिस हेल्प्स बेटर प्रिपरेशन। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपके बुक में थे जो आपको पता होने चाहिए वो है रेजिलियंस। रेजिलियंस मीन्स एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज। मतलब आपकी एबिलिटी की कोई भी डिफिकल्टी आती है आप उसको जल्द से जल्द उसको सॉर्ट आउट करते हैं हम और अपने आप को रिकवर करते हैं, उसको आप बोलते हैं रेजिलियंस। एग्जाम्पल है कम्युनिटी रीबिल्डिंग आफ्टर फ्लड। रेजिलियंस, अब एक जगह बाढ़ आ गई, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका, तो क्या करते हैं पीपल स्टार्ट अगेन, वो वापस से घर बनाते हैं, वापस से फिर से पूरा सिस्टम डेवलप करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं रेजिलियंस। मिटिगेशन क्या होता है, मिटिगेशन मीन्स स्टेप्स टेकन टू रिड्यूस कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। हम जो ये प्रिकॉशन के स्टेप लेते हैं, हम जो कंजर्वेशन के स्टेप लेते हैं हम उनको बोलते हैं मिटिगेशन। एग्जाम्पल रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, planting trees, using clean energy. Sustainable. Sustainable means something that can continue for a long time without harming environment. Sustainable क्या होता है, ऐसी चीजें जिन्हें हम लॉन्ग टाइम तक यूज कर सके और अपने नेचर को भी हार्म ना करें। तभी देखेंगे आप कि बहुत ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा रहा है ताकि आप अपने नेचर को यूज करें, लेकिन ऐसे यूज करें ताकि आप उसे हार्म ना करें फ्यूचर जनरेशन के लिए। एग्जाम्पल सेविंग वाटर, रिन्यूएबल एनर्जी। क्लाइमेट चेंज के सॉल्यूशंस, क्लाइमेट में चेंज तो आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट प्रमोट रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस, प्लांटिंग ट्रीज, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। गवर्नमेंट ऐसी चीजों को प्रमोट कर रही है कि आप ज्यादा पोल्यूशन ना फैलाएं। अगर आप कार पूलिंग कर सकते हैं, लाइक एक कार में काफी लोग ट्रैवल कर सकते हैं, अगर एक ही जगह जा रहे हैं तो आप कार शेयरिंग कर लीजिए और आप ज्यादा से ज्यादा प्लांट उगाइए। तो गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव्स लेती है और लोगों को अवेयर करती है और प्रमोट करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके अपने एनवायरमेंट की। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड। ऐसी एनर्जी जिसको आप रिन्यू कर सकते हैं। एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर। इसको क्या होता है, ये ना खत्म नहीं होती, यू कैन यूज देम अगेन एंड अगेन। चैलेंज, समटाइम्स क्लाइमेट प्रोटेक्शन क्लैशेस विद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज कंजप्शन। अब क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करना है तो उससे क्या होता है, समटाइम्स वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में आ जाती है डिफिकल्टी, इंक्रीज कंजप्शन में आ जाती है डिफिकल्टीज। दिस क्रिएट्स डिफिकल्टी इन बैलेंसिंग। अब आपको बैलेंस करने में डिफिकल्टी जाती है, आपको अपनी प्रोडक्शन भी करनी है और वहीं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है। तो डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन सब में आपकी बैलेंसिंग में डिफिकल्टी आ जाती है। तो आपको पता है अक्सर लोग क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं हम डेवलप हो जाए, इन्वायरमेंट को हार्म करते रहता है। अगर हम रियल लाइफ सिनेरियो की बात करें तो यही हो रहा है, पीपल डेवलप होते रहते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं लेकिन एनवायरमेंट पे उतना ध्यान ही नहीं देते, तो आपको इतने सारे चेंजेस देखने होते हैं। एंड नाउ वी आर एंड ऑफ द चैप्टर, तो लेट्स क्विकली रिवाइज द इंटायर चैप्टर। India's climate depends on latitude, altitude, distance from sea, winds, topography. Monsoon is important for agriculture, economy. Climate affects culture, festival, daily life. Climate changes causes extreme weather and disasters. मेमोरी टिक है आपकी। बर्न फ्यूल मतलब मोर CO2 होगा, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मोर हीट ट्रैप होगी एंड ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगी आपको। फ्लो चार्ट अगर हम देखें तो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स की वजह से मोर ग्रीन हाउस गैसेस, एक्स्ट्रा हीट ट्रैप एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। Question 6. What is climate change? Long-term changes in climate patterns. What changes occur during climate change? Changes in temperature, rainfall, weather events. What are fossil fuels? Energy sources formed from rainfall, remains of plants and animals. Name some fossil fuels: coal, petroleum, and natural gas. What gas causes global warming? Greenhouse gases like carbon dioxide. What is greenhouse effect? Trapping of heat by gases in atmosphere. What is global warming? Increase in Earth's average temperature. How does climate change affect agriculture? It disturbs crop growth and farming cycle. What is mitigation? Steps to reduce causes of climate change. What is resilience? Ability to recover quickly from difficulties. What does sustainable mean? Able to continue long term without harming environment. Name some climate friendly measures: planting trees, renewable energy, reducing emission of greenhouse gases. अब हम पूरे चैप्टर को फ्लो चार्ट से रिवाइज करेंगे। वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर चैप्टर, एवरी माइन्यूट डिटेल आई हैव कवर्ड विद दिस चैप्टर। जितने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, जितने इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैं चाहती थी आपको पता होनी चाहिए ताकि आप ये चैप्टर एंड करें, सिर्फ रोट मेमोराइज ना करें बल्कि कॉन्सेप्ट से डीपर लेवल पे एंगेज करें। तो मैंने अपनी साइड से पूरी कोशिश की कि आप डिटेल्स में जाएं। ऑल्दो एग्जाम में तो आपके जो मेन क्वेश्चंस आएंगे आप उनको प्रिपेयर करें, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए चीजों की। So let's quickly revise the entire chapter.
क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया स्टार्ट हुआ था वेदर सीजन्स एंड क्लाइमेट। वेदर क्या थी? डे टू डे कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर, जैसे रेनी, सनी, विंडी, क्लाउड एंड सीजन चेंजेस रिपीटिंग एवरी ईयर, समर, मानसून, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग। क्लाइमेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न ऑफ अ रीजन ऑब्जर्व ओवर 30+ ईयर्स। सीजन कैसे फॉर्म होते हैं? अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन, अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, डिफरेंट पार्ट्स रिसीव डिफरेंट सनलाइट एंड सीजन अगर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट पड़े थे। एल्पाइन हिमालयस में, टेम्परेट लोअर हिमालयस एंड हिल स्टेशन, सब ट्रॉपिकल नॉर्थर्न प्लेन्स, एरिड थार डेजर्ट, ट्रॉपिकल वेट वेस्टर्न कोस्ट, सेमी एरिड डेक्कन प्लेटू एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडिया एंड साउदर्न पेनिनसुला। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्लाइमेट, कौन कौन से फैक्टर्स से? लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर अफेक्ट्स टेम्परेचर, ऑल्टीट्यूड, हायर ऑल्टीट्यूड मतलब लोअर टेम्परेचर, डिस्टेंस फ्रॉम सी मतलब सी मॉडरेट्स टेम्परेचर, सी एक्ट्स एज अ मॉडरेटर। विंड्स क्या होती है? हॉट विंड मतलब हीट वेव्स, और कोल्ड विंड्स मतलब कोल्ड वेव्स, एंड मॉइस्ट विंड मतलब रेनफॉल। टोपोग्राफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा। माउंटेन्स ब्लॉक विंड, अफेक्ट्स रेनफॉल एंड क्रिएट माइक्रो क्लाइमेट्स। मॉनसून क्या है? लैंड हीट्स फास्टर देन सी। समर मानसून हमने पढ़ा था, जिसको हम साउथ वेस्ट मानसून कहते थे। लैंड हॉट हो जाता है, उस वजह से लो प्रेशर, सी कूलर, उस वजह से हाई प्रेशर। विंड कहाँ मूव करेगी? सी टू लैंड, जिसकी वजह से आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी, क्योंकि सी टू लैंड जा रही है तो सी में क्या है? मॉइस्चर है, तो इसलिए आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी। वहीं जो विंटर मानसून है या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून है, वहां पे क्या है? लैंड कूल है तो वहाँ हाई प्रेशर है, सी वार्म है, लो प्रेशर है। विंड कैसे फ्लो करेगी? लैंड टू सी, तो मोस्टली ड्राई वेदर देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि लैंड से इस वक्त आ रही है आपको। क्लाइमेट एंड आवर लाइफ, हमारी क्लाइमेट से हमारी जो लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, वो अफेक्ट करते हैं हमारे एग्रीकल्चर, फेस्टिवल, कल्चर, इकोनॉमी एंड मॉनसून फेलियर मतलब क्रॉप लॉस एंड इन्फ्लेशन मतलब राइज इन प्राइसेस। क्लाइमेट एंड डिजास्टर्स, अगर हम देखें कि कौन सी क्लाइमेट डिजास्टर्स है, तो हमने पहला पढ़ा साइक्लोन, जो बनता है लो प्रेशर ओवर सी, मॉइस्ट विंड रोटेट्स इनवर्ड एंड आई ऑफ साइक्लोन के बारे में देखा, जो कि काम रीजन होता है। फ्लड क्या है? हेवी रेनफॉल, रिवर ओवरफ्लो एंड अर्बन फ्लडिंग के बारे में पढ़ा। लैंडस्लाइड के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने देखा हेवी रेन, अर्थक्वेक्स एंड डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंडस्लाइड देखने को मिलती है। फॉरेस्ट फायर्स, ड्राई क्लाइमेट है, ड्रॉट है, ह्यूमन केयरलेसनेस की वजह से आपको फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिलती है। क्लाइमेट में चेंज आया, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंजेस कॉजेज क्या है? फॉसिल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रीज, एक्सेसिव कंजप्शन, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ा, हीट ट्रैप बाय गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ी हमने, इफेक्ट्स क्या है? राइजिंग टेम्परेचर, एक्सट्रीम वेदर, इरेगुलर रेनफॉल एंड मोर डिजास्टर। अगर हम सोल्यूशंस की बात करें तो हम कर सकते हैं प्लांट ट्रीज, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करना, रिड्यूस एमिशन एंड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। So if we have to finish the entire chapter in one line, we will say weather changes, daily forms, seasonal pattern, long-term pattern becomes climate, climate affect life, agriculture, economy, and extreme climate causes disasters. Human activities, हमने देखा कैसे human activities की वजह से हमारे climate change हो रहा है. So we have completed the entire chapter with this. So finally it's time to be happy क्योंकि हमने पूरा chapter complete कर लिया. So ये and thank you everyone for being the part of this learning journey, and I hope you learned while learning and it was not difficult for you to understand the concept. I know sometimes it can be little difficult and overwhelming for you, but don't worry guys, just take it easy. याद करो, समझो, धीरे धीरे समझो, एंड एक दो बार देखोगे तो अपने आप ही चीजें क्लियर होने लगेगी. इसलिए मैं इतना ज्यादा रिपीट करती हूँ ताकि चीजें समझ आ जाए और भूलो ना जल्दी. So thank you everyone, I hope you enjoyed.